दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर में हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हम थोड़ा कंप्यूटर्स के बारे में देखेंगे, उसके अंदर में लेटेस्ट क्या क्या न्यूज़ चल रही है उन सबको हम कवर करेंगे। तो कंप्यूटर्स में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर नॉर्मल जो कंप्यूटिंग करता है, लेकिन सुपर जो कि हाई लेवल की कंप्यूटिंग कर सकता है, जो नॉर्मल हमारा स्टैंडर्ड कंप्यूटर कंप्यूट नहीं कर सकता। जैसे वेदर मॉनिटरिंग के लिए हमारे कंप्यूटर होते हैं, वेदर प्रिडिक्शन के लिए कंप्यूटर होते हैं हमारे पास में, मेडिकल फील्ड में फार्मास्यूटिकल यूज़ करते हैं। तो ये वाले जो कंप्यूटर होते हैं ये काफ़ी सारे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर में आ रहा है रिसेंट के अंदर में परम शिवाय कंप्यूटर का नाम है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना किस चीज़ के लिए? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एक हमने 2015 में लॉन्च किया। हमने बोला इंडिया के अंदर में सुपर कंप्यूटर की काफ़ी कमी है। इंडिया के अंदर में हाई लेवल कंप्यूटिंग के लिए सुपर कंप्यूटर नहीं है, उसका मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पिछड़ेगी हमारी। तो उस सब को आगे लेके जाने के लिए हमने बोला हम 2015 के अंदर बोला नेशनल कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर में हम छोटे छोटे सुपर कंप्यूटर क्रिएट करेंगे, अराउंड अबाउट 70 हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये कंप्यूटर जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होंगे। ठीक है, रिसर्च फैसिलिटी में, और इन सबको कनेक्ट किया जाएगा ग्रिड के थ्रू, मतलब हाई स्पीड इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्ट कर दो इनको। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो अब ये जब कनेक्ट हो जाएंगे तो इनकी स्पीड और इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज ये ग्रिड के अंदर है। कोई प्रोसेस ये काम करेगा, कुछ ये करेगा, कुछ ये करेगा। तो मतलब हम छोटे छोटे कंप्यूटर क्रिएट करके ग्रिड करके एक बड़ा कंप्यूटर बना देंगे जो कि काफ़ी अच्छी प्रोसेसिंग कर पाएगा। तो हमने क्या समझा? हमने समझा 2015 में हमने लॉन्च किया नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसके अंदर हमने बोला हमारे जो अकेडमिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर में 70 हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर लगाएंगे। ठीक है, और उन सबको ग्रिड से कनेक्ट करेंगे। ग्रिड का सिंपल मतलब है कि कनेक्शन लगाएंगे उनके बीच में हाई स्पीड इंटरनेट से, ताकि इन्फॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सके। अब इससे हमारे इंस्टीट्यूशन को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। इसी कड़ी के अंदर में परम शिवाय फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना, जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग के अंदर में हमने बनाया। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर में सुपर कंप्यूटर की ग्रिड बनाएंगे और उसको कनेक्ट करेंगे। हमने इससे पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जो कि मैंने आपको डिजिटल इंडिया के अंदर करवाया। इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि वेरियस इंस्टीट्यूशन सिलोस के अंदर में काम करते हैं। मान लो एक रिसर्च इस इंस्टीट्यूशन के अंदर हो रही है, उसका डाटा आपको दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंदर भेजना है, या एक आप रिपीटेड रिसर्च करते जा रहे हो, मतलब ये रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा मिस यूटिलाइजेशन हो रही है। एक आईआईटी के अंदर में सेम काम किया जा रहा है, दूसरे के अंदर में भी सेम काम किया जा रहा है। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो, उसके लिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जिसके अंदर में हम हाई स्पीड इंटरनेट से इनको कनेक्ट करेंगे, ताकि जल्दी से डाटा भी शेयर कर सकें और एक्चुअल के अंदर में बता भी सकें दूसरे को कि हम किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं। उससे ये कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी रिसर्च को, ना कि रिपीटेटिव तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, और रिसेंट के अंदर में इसको नेशनल नॉलेज नेटवर्क को नेपाल के अंदर में भी एक्सपेंड कर दिया गया था, तो ये इंटरनेशनल बन गया था अब। और इस मिशन को, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को स्टार्ट किया गया है डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और इसके अंदर में कंप्यूटर तो बनाएंगे, प्लस हम ह्यूमन रिसोर्स भी बनाएंगे, ताकि ऑब्वियसली जब कंप्यूटर बनाएंगे तो उनको चलाने के लिए तो ह्यूमन की आवश्यकता होगी। तो हाई प्रोफेशनली हाई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हम ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर में भी फोकस करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो नाम याद रखना इसका। बाकी सुपर कंप्यूटर सभी के मल्टीपल काम किए जा सकते हैं आप, जैसे क्लाइमेट मॉडलिंग, कंप्यूटेशन, बायोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, एटॉमिक साइंस में, सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हो, डिजास्टर के अंदर में, नैनो मटीरियल। तो ये तो मतलब इनफाइनाइट है, इसके अंदर में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम हमें याद रखना है, जिसके अंदर में कुछ हमें 2-3 पॉइंट मिलेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में काम आएंगे। प्रोजेक्ट का नाम है टॉप 500 प्रोजेक्ट। इसको स्टार्ट किया गया था 1993 में। ये याद करने की आवश्यकता नहीं कि टॉप 500 प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, ये फालतू की इन्फॉर्मेशन याद नहीं करनी, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो कि याद करनी, क्योंकि ये टॉप 500 प्रोजेक्ट 500 मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर के बारे की लिस्ट बनाता है। तो सबसे पावरफुल प्लस नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि कुछ, जैसे हमने बोला कि हम 70 कंप्यूटर बनाएंगे, तो हम इनको अलग अलग प्लेस के ऊपर बना रहे हैं और ग्रिड के साथ में कनेक्ट करके हम इसको और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। मतलब 2 कंप्यूटर जिनकी मान लो 5 पेटाफ्लॉप की पावर है इनकी, इसकी 5 की है, जब इनको कनेक्ट करेंगे तो ये 10 के बन जाएंगे दोनों। तो इस टाइप के नहीं जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वैसे कंप्यूटर नहीं जो सिंगल एक प्लेस के ऊपर होंगे, ऐसे 500 मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, उनकी लिस्ट बनाता है ये। और इसको पब्लिश किया जाता है हर साल में 2 बार। करंटली चाइना के पास में 229 इतने सुपर कंप्यूटर है, मतलब आधे के करीब में तो चाइना कवर कर रहा है इस लिस्ट को। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में। और इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया की ये पोजीशन है
कि इंडिया इसमें से सिर्फ 4 सुपर कंप्यूटर हैं इंडिया के पास में, और इंडिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन से हैं? प्रत्यूष एंड मिहिर, ये बात याद रखनी है। तो अगर बात करते हैं टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में, सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर किसके हैं? चाइना के। सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर किसका है? वो है अमेरिका का समिट। और इंडिया के सिर्फ 4 हैं जो कि टॉप 500 के अंदर आते हैं। और सबसे पावरफुल कंप्यूटर इंडिया के कौन से हैं? प्रत्यूष एंड मिहिर और अमेरिका का सुमित। तो ये आ रही इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा ये कंप्यूटर जो बनाने का काम किया जा रहा था पीछे भी, वो काम किया जाता है सीडेक के द्वारा, जिसका नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, ये ध्यान रखना है। बाकी सीडेक आप सुनते ही रहते होंगे, ये तो चलता ही रहता है। हमारे डिजिटल पेमेंट के एरिया के अंदर में भी आरबीआई काफ़ी यूज़ करती है इसका, तो कंप्यूटिंग के लिए अगर उनको कुछ काम करवाना हो तो। और उसके अलावा भी सुपर कंप्यूटर वगैरह बनाने का ये काम करते हैं। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर में। तो ये आईटी के अंदर है, डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में नहीं है। परम 8000 ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था इंडिया के अंदर में, ठीक है। परम सिवाय हमने बनाया अभी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में, परम 8000 हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था इंडिया के अंदर में। और हमने अभी देखा महिर एंड प्रत्यूष एंड मिहिर जो हमारे सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। उसके अलावा बस यही याद करना है इसके बारे में, बाकी कुछ नहीं। मिनिस्ट्री याद कर लो, बाकी ये भी इसके चांसेस पूछने के, मतलब ऐसे अगर हमने देखना हो 0 से लेके 100 तक, तो इसके चांसेस पूछने के ऐसे 5-6% होंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आती हैं जिनको पूछा जा सकता था 2020 में, अब उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी यूपीएससी पूछ लेती है 2-3 साल का करंट अफेयर। तो ये शक्ति माइक्रो प्रोसेसर की बात समझें। कोई भी हमारी टेक्नोलॉजी होती है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, उसके अंदर में प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर का मतलब उसके अंदर ब्रेन होता है, ठीक है। ब्रेन बताएगा कि कौन कौन से फंक्शन किस तरीके से करने हैं और स्पीड प्रोवाइड करवाएगा। आपका मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर में भी ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर एक इस टाइप की चिप होगी छोटी सी, जिसके ऊपर ट्रांजिस्टर लगे होंगे, इस तरीके से मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर उसके ऊपर लगे हुए हैं। वही काम करता है जो आपकी कंप्यूटिंग का काम होता है, माइक्रो प्रोसेसर करता है। अब माइक्रो प्रोसेसर जो है, अगर आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर में हब बनना है, जैसा इंडिया मोबाइल फ़ोन के अंदर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और काफ़ी हाई लेवल पे, मतलब चाइना को रिप्लेस किया जा सकता है इंडिया के द्वारा 5 से 10 सालों में। तो अगर इंडिया इस लेवल पे आगे बढ़ रहा है तो इंडिया के पास में अपना सिस्टम भी होना चाहिए बनाने का। जैसे हमारी कंपनी जो होती हैं, जैसे माइक्रोमैक्स हमारी कंपनी पहले काफ़ी तेज़ चली, लेकिन एक्चुअल के अंदर में जो मेन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, इंडिया में कुछ भी नहीं बनता। तो बाहर की टेक्नोलॉजी अगर आपने लेनी है, फिर आपको उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। उसके बाद हमारे फ़ोन जो होते हैं, वो देसी वाले जो फ़ोन, वो थोड़े महंगे हो जाते हैं। और चाइना के अंदर में इस टाइप की चिप्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा भी और काफ़ी सारे सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से अपने फ़ोन वगैरह बना के सस्ते दामों में उनको बेच सकते हैं। इंडिया के अंदर बेचा जा सकता है सस्ते दामों के अंदर में, लेकिन टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आती है, उसको लेना पड़ता है हमें, ठीक है, बाहर से लाना पड़ता है। उसी में से एक टेक्नोलॉजी आती है माइक्रो प्रोसेसर की, जो कि इंडिया के अंदर में नहीं बनता। अब इंडिया के अंदर में फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर बना जिसका नाम है शक्ति, और ये आईआईटी मद्रास ने बनाया। तो पहले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इसमें क्या होना था, शक्ति समटाइम्स इन न्यूज़, या मिशन शक्ति तो हमारा ए सेटेलाइट वाला हो गया, लेकिन इस केस के अंदर में शक्ति रिसेंट के अंदर न्यूज़ में था। आईआईटी मद्रास ने बनाया माइक्रो प्रोसेसर है ये, ठीक है। तो इसको बनाया, ये याद रखना है, आईआईटी मद्रास ने बनाया कि दिल्ली ने बनाया या बेंगलोर ने बनाया। और इसका काम किया जाना था वॉशिंग मशीन, कैमरा। एक और माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं, फिर इन दोनों के बारे में देखते हैं। दूसरे का नाम है अजीत बनाया आईआईटी बॉम्बे ने, इसको बनाया मद्रास ने, इसको बनाया बॉम्बे ने। तो अजीत क्या काम करेगा, मीडियम साइज़ का प्रोसेसर है, और कंट्रोल पैनल, ऑटोमेशन सिस्टम, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, रोबोटिक सिस्टम के अंदर इसको यूज़ किया जाना था। और इसको अगर जब लार्ज स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे 10 लाख के करीब, तो 100 रुपये में बन जाना था इसने, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, छोटा सा चिप होगा जो कि किसी भी कंप्यूटिंग का ब्रेन होता है। तो हमारे फ़ोन के अंदर में भी माइक्रो प्रोसेसर होता है। अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, जैसे आपके फ़ोन के अंदर में अभी आप फ़ोन खरीदने जाओगे तो उसके अंदर आप चिप देखते हो कितने एनएम की चिप है, कितने नैनोमीटर की चिप होगी। जैसे पहले हमारा 1-2 साल के पहले हम जब फ़ोन लेने के लिए जाते थे तो उसके अंदर में चिप वगैरह देखते थे। जैसे हमारे पास में चिप होगी 14 एनएम की चिप, नैनोमीटर की चिप होगी वो, ठीक है। तो जितनी छोटी चिप उतनी ज़्यादा वो एफिशिएंट होगी। तो इतने नैनोमीटर की चिप उसको देखने के लिए जा रहे थे, और जितनी छोटी आपकी चिप होगी उतनी स्पीड उसकी हाई होगी आपके फ़ोन की, और उसकी जो बैटरी लाइफ होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। वो कम बैटरी खाएगा और उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम 14, फिर हमने 12 एनएम भी देखा। अभी अगर आपने रिसेंट के अंदर फ़ोन लेने जाना हो तो उसके अंदर आप देखोगे 7 एनएम की चिप, जो सबसे लेटेस्ट के अंदर में सबसे पावरफुल होगी। तो चिप वगैरह देख के आप देख सकते हो प्रोसेसर की पावर कितनी है, ठीक है।
तो ये होता है NM का सीन। अब ये वाले जो प्रोसेसर हैं, हमने इतने तगड़े प्रोसेसर नहीं बना दिए कि कल को फ़ोन के अंदर डाल के माइक्रोसॉफ्ट हम इसे रियलमी के अंदर बेच देंगे या हमारा माइक्रोमैक्स उसके अंदर बेच देंगे। ये उस लेवल के नहीं है, ये बड़े वाले हैं। जैसे ये मैंने बताया आपको 7 NM का, तो ये वाले जो हैं ये 150 से लेके 200 NM तक हैं। मतलब ये छोटी डिवाइसेस के अंदर यूज़ होने वाले नहीं है। हालांकि इनका छोटा वर्जन बनाया जा रहा है, लेकिन ये बड़ी डिवाइसेस के अंदर यूज़ होंगे। जैसे वॉशिंग मशीन में यूज़ करनी है चिप, अब उसके लिए कोई एडवांस लेवल की चिप की आवश्यकता नहीं है, छोटे से काम है। मशीन में, कैमरा में, ट्रैफिक लाइट में यूज़ करनी है, जैसे ये वाली भी बड़ी चिप है, ऑटोमेशन सिस्टम में, ट्रैफिक लाइट में यूज़ करनी है, रोबोटिक सिस्टम में, छोटे वाली नहीं है जो कि आपके फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर में भी इंडिया काम कर रहा है और हम फ्यूचर के अंदर में वैसे भी क्रिएट कर देंगे जो कि हम अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर पाएंगे, तो वो हमें फ़ायदा होगा उसका। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर मतलब कंप्यूटिंग में क्या करना है, हमने चीज़ों की गणना करनी है, चीज़ों को गिनना है, जल्दी जल्दी से किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है कितनी स्पीड से। तो जैसा मैंने आपको पीछे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया, माइक्रो प्रोसेसर का साइज छोटा होता जा रहा है, 9 NM, जैसे ये था 7 NM मैंने आपको बताया। तो एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर करता क्या है, इसमें ट्रांजिस्टर होते हैं और ये इन्फॉर्मेशन को कैसे लेके जाता है। ये मान लो ट्रांजिस्टर है, जब इसे बिजली पास करेंगे, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इसने कोड कर दी 1, और जब इससे बिजली पास नहीं करेंगे तो ये 0। ऐसे ही फास्ट काफ़ी ज़्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर जब करोगे तो इस टाइप की लैंग्वेज आएगी। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है 1010, अगर मान लो जैसे आपने समझना है कि आपने कंप्यूटर के ऊपर लिखा YIM, तो हम तो YIM लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर को कैसे समझ आएगा। कंप्यूटर की लैंग्वेज ये होती है 1100, जब हम उसको देखेंगे तो कंप्यूटर इस लैंग्वेज के अंदर में समझता है। हम तो वहाँ पे कुछ और लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर किसी और लैंग्वेज में समझता है जिसको बोलते हैं 1010। तो 1010 जो लैंग्वेज है वो, जैसे ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की क्या स्टेट हो सकती है, या तो वो ऑन हो सकता है मतलब 1 होगा, या तो ऑफ होगा। अगर वो ऑफ होगा तो बनेगा 0, ठीक है, अगर ऑन होगा तो बनेगा 1। तो या तो 1 बनेगा या तो 0 बनेगा, मतलब वो एक समय के अंदर में या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो जितने 1 एंड 0 आप लेके जा सकते हो उतनी आप इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकते हो। इसका मतलब हुआ कि उतनी ही स्पीड आप दे सकते हो, ठीक है, या तो आप एक टाइम में 1 हो सकते हो या तो एक टाइम में 0 हो सकते हो। तो इसलिए जितने आपके नंबर ऑफ कम्बिनेशन होंगे वो लेस होंगे। तो बेसिक मतलब ये है कि हमारे पास में 1 एंड 0 के जो कम्बिनेशन है वो लेस होंगे नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर में, जो घर वाला कंप्यूटर होता है उसमें या तो इन्फॉर्मेशन, या तो ट्रांजिस्टर, या तो इन्फॉर्मेशन 1 होगी या तो 0 होगी, ठीक है। तो वही आप काम कर सकते हो। अब हमने क्या किया, जो जैसे मैं चिप के बारे में बता रहा हूँ 7 NM की चिप, लेकिन जब आप इसको और छोटा करते जाओगे, जो साइज़ है ट्रांजिस्टर का और छोटा करते जाओगे, तो नॉर्मल केस के अंदर में बिजली के लिए आप स्विच जब ऑन करोगे तो 1 लिखा जाएगा, जब ऑफ करोगे तो 0 लिखा जाएगा। लेकिन जब इसको और छोटा कर दोगे तो जो नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉ होते हैं, जिसके अंदर अगर आप ऑन करोगे तो 1 होगा, ऑफ करोगे तो 0 होगा। बेसिक मतलब ये, अगर लाइट का स्विच ऑन करोगे तो वो ऑन हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है, मतलब 1 लिखेगा वो, और अगर उसको ऑफ करोगे तो वो ऑफ हो जाएगा, मतलब 0 लिखा जाएगा उसमें। तो ये बेसिक फंडा है क्लासिकल फिजिक्स में, यही काम करता है कि अगर आप लाइट ऑन करोगे तो 1, लाइट ऑफ कर दी तो 0। तो ये बेसिक फंडे से काम करता है कंप्यूटर। लेकिन जब आप चिप का साइज़ और छोटा करते जाओगे, हमारे ट्रांजिस्टर को छोटा करते जाओगे, जैसे 7 NM, इसको और छोटा करोगे, तो ये वाले जो लॉज हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये इनको फॉलो नहीं कर पाएंगे हम। इनको फॉलो नहीं कर पाएंगे का मतलब ये आ रहा है कि अगर आपने उसको ऑन भी किया तो वो 1 लिखेगा, अगर आपने उसको ऑफ भी किया तो भी वो 1 लिख सकता है। मतलब आपके सर्किट को ब्रेक करके जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होता है, बेसिक मतलब ये है कि हमारे जो आजकल के कंप्यूटेशनल टूल्स हैं हम उनको और एडवांस बनाते जा रहे हैं, और एक स्टेज आती जा रही है जिसके अंदर में जो नॉर्मल लॉ हैं फिजिक्स के वो उसमें वर्क नहीं कर पाएंगे। जब वो वर्क नहीं कर पाएंगे तो हमें क्वांटम कंप्यूटर, उससे भी छोटी स्टेज की आवश्यकता होगी, ऐसे कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। बिकॉज जैसा मैंने बोला, अगर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में आप चिप जो छोटा करते जा रहे हो, चिप को एडवांस करते जा रहे हो, 7 NM पे लेके गए हो उसको, जब और छोटा करते जाओगे तो वो फिर आपको जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करती थी वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, मतलब वो चिप ही ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए या तो आपको काफ़ी सारी बड़ी वाली चिप लेके आनी पड़ेगी, उसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होंगे, या तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, जो कि और कॉस्टली अफेयर होगा, या तो आप उसका रूल ही चेंज कर दो, जिस तरीके से वो प्रोसेस करती थी उसको क्वांटम लेवल के ऊपर लेके जाओ, उसको बोलेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग। न्यूज़ के अंदर इसलिए था, गूगल के द्वारा बोला गया कि क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर में सुप्रीमेसी अचीव की हमने। इसका मतलब हमने क्वांटम कंप्यूटर को थोड़े समय के लिए चलाया और उससे हमने कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन को पूरा किया जिनको पूरा करने के लिए 10,000 साल लगने थे। लेकिन बाद में इसको कंटेस्ट किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे जो पावरफुल कंप्यूटर हैं वो इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो मतलब उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है गूगल ने अचीव की या माइक्रोसॉफ्ट ने अचीव की। इंपॉर्टेंट है होता क्या है ये।
तो क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब है कि आपने ऐसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है जो कि कन्वेंशनल कंप्यूटर जिसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता था, ठीक है। और गूगल का जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम साइकामोर था, इन्होंने रखा हुआ, जिसने बोला कि हमने सुप्रीमेसी अचीव की। तो सुप्रीमेसी अचीव करने का मतलब हमने परफॉर्म किया कोई ऐसा टास्क जो कि कन्वेंशनल जो कंप्यूटर है उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता था। और क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसी कंप्यूटिंग जिसके अंदर में जो क्लासिकल फिजिक्स के लॉ हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और क्वांटम थ्योरी का यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, अगर आपने बंद भी किया है सर्किट तो भी इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे। तो मतलब बेसिक जो हमारा प्रिंसिपल जिसके ऊपर आजकल का जो चिप है हमारी वो काम करती है, वो काम नहीं कर पाएगी नॉर्मल लेवल पे। तो हम उसको क्वांटम लेवल के ऊपर में मैनेज करेंगे, क्वांटम थ्योरी के प्रिंसिपल उसका यूज़ करेंगे एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के ऊपर में। तो इस केस के अंदर में हमारे पास वैसे जो हमारे पास में 1 और 0 के फॉर्म में नॉर्मल कंप्यूटर में कोड किया जा रहा था उनको बोलते हैं बिट्स, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के अंदर में इन्हीं को क्यूबिट्स बोला जा रहा है, ठीक है। इन्हीं को क्यूबिट्स बोला जा रहा है और इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी एडवांस हो गई है इनसे। वो कैसे हो गई है? इसके अंदर में प्रिंसिपल यूज़ किया गया है, जैसे नॉर्मल जो क्लासिकल फिजिक्स के लॉ हैं उसके अंदर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जो लॉस हैं उनको देखा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, स्विच ऑन करोगे तो 1 लिखा जाएगा, ऑफ करोगे तो 0 लिखा जाएगा। वो ट्रेडिशनल कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे क्वांटम कंप्यूटर जब उसको छोटा करते जाएंगे, उसका साइज़ एडवांस करते जाएंगे तो वो इन लॉस को फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर बनाया गया। तो नॉर्मल कन्वेंशनल कंप्यूटर में बिट्स होते हैं, 1 0 की फॉर्म के अंदर होते हैं वो, और क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स होते हैं, मतलब इन्हीं को क्यूबिट्स बोला जा रहा है। और इसके अंदर में इनकी थोड़ी प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखेंगे। उनमें से एक प्रॉपर्टी है क्वांटम सुपरपोजिशन। तो उससे पहले टाइनी स्केल जब साइज छोटा हो जाएगा तो क्लासिकल फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि क्लासिकल कंप्यूटर और ये है क्वांटम कंप्यूटर, इनके अंदर में क्या यूज़ करेंगे? 0 1, इनको बोलेंगे बिट्स। इनके अंदर में 0 1 यूज़ करेंगे, इसको क्यूबिट्स बोलेंगे। और इसके अंदर 2 स्पेशल लॉज हैं। क्वांटम कंप्यूटर के अंदर में 2 स्पेशल लॉ हैं जो कि क्यूबिट्स फॉलो करती हैं, जो इसको एडवांस बनाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से लॉ हैं? फर्स्ट है सुपरपोजिशन का। सुपरपोजिशन का मतलब है कि प्रोसेसर एक समय के अंदर में 1 और 0 बोथ हो सकता है। इसका मतलब समझो, ट्रेडिशनल कंप्यूटर में जब आप ऑन कर रहे थे सर्किट तो 1 लिखा जा रहा था, जब ऑफ कर रहे थे तो 0 लिखा जा रहा था। तो या तो इन्फॉर्मेशन 1 की फॉर्म में हो सकती है या 0 की फॉर्म में हो सकती है। इस केस के अंदर में आप देख सकते हो, इस केस के अंदर में इन्फॉर्मेशन 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, मतलब वो साइमल्टेनियसली 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ये आपको मतलब लग रहा होगा कि ये क्या बातें बोली जा रही हैं। ये इसीलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि ये हम सब एटॉमिक लेवल के ऊपर में बातें कर रहे हैं। मतलब हम नॉर्मल जो हमारी फिजिक्स के अंदर में जो हम चीज़ें देखते हैं उस लेवल पे बातें नहीं की जा रही कि या तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, जैसे मान लो आप फ़ोन के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हो, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपका फ़ोन या तो प्रेजेंट है उस लोकेशन पे जहाँ पे वो रखा हुआ है, या तो वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम थ्योरी की जब हम बात करेंगे तो उस केस के अंदर में ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ़ोन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक ही पोजीशन के ऊपर। मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या आप समझ सकते हो कि थोड़ा बिजार है कि इस टाइप की चीज़ें कैसे हो सकती हैं, या तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो उस टाइप की चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं कि वो 1 और 0 की फॉर्म के अंदर में इकट्ठा हो सकता है। दूसरा इसका प्रिंसिपल है, एक तो सुपरपोजिशन, दूसरा एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट के अंदर में जब 2 क्यूबिट्स को साथ में लेके आओगे, आप उनको कुछ ऐसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, उसके बाद जब उनको सेपरेट भी कर दोगे तो भी वो एंटेंगलमेंट में होंगे, मतलब एक दूसरे से जुड़े होंगे वो। तो एक को अगर कुछ होगा तो दूसरे को भी कुछ होगा। अब इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आइंस्टाइन के द्वारा जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई तो उस समय उनके द्वारा एक कंसेप्ट चल रहा था उस समय कि चीज़ें जो हैं एंटेंगलमेंट के अंदर हो सकती हैं, मतलब एक चीज़ दूसरे को प्रभावित कर सकती है। जैसे उस समय उनके द्वारा, मतलब आइंस्टाइन ने काफ़ी मजाक उड़ाया इसका, इस वाले प्रिंसिपल का कि एंटेंगलमेंट के अंदर में क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला जैसे ये हमारे पास बॉक्स है, 2 बॉक्स हैं हमारे पास में, 2 बॉल है हमारे पास, एक है रेड बॉल, एक है ब्लू बॉल। 2 बॉल, रेड बॉल, ब्लू बॉल। तो जब इन बॉलों को आइंस्टाइन ने क्या किया, हमने आंखें बंद कर दी, आइंस्टाइन ने आंखें बंद कर दी और इन बॉल को डाल दिया, ठीक है। ये रेड बॉल है, ये ब्लू बॉल है, इनको मिक्स किया उसने, ऐसे घुमाया आपस में, और उसके बाद पता नहीं था कि एक्चुअल में कौन से बॉक्स में कौन सी बॉल है। तो इसमें चली गई रेड बॉल, इसमें चलेगी ब्लू बॉल। अब हमें एक्चुअल में पता नहीं है कि इसमें कौन सी बॉल है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा एंटेंगलमेंट वाला प्रिंसिपल, नहीं, सुपर इम्पोजिशन वाला प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? फर्स्ट सुपर इम्पोजिशन वाला प्रिंसिपल बोल रहा है कि बॉल जब इस बैग के अंदर है तो ये किस पोजीशन में है? ये ऐसी पोजीशन में है कि ये रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि हमने तो रेड ब्लू बॉल डाली इसके अंदर में, लेकिन जब उस टाइम आइंस्टाइन के टाइम में ये थ्योरी प्रपोज की गई थी कि क्वांटम लेवल पे इस टाइप की बिजार चीज़ें हो रही हैं, तो हमने तो अंदर डाली रेड बॉल, ब्लू बॉल, लेकिन
प्रिंसिपल, हमारा सुपर इम्पोजिशन का प्रिंसिपल जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब ये आ रहा है कि जब तक इसको आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, ये दोनों फॉर्म में है, ये रेड भी है ब्लू भी है, इसके अंदर में रेड भी आ रही है, ब्लू फॉर्म के अंदर में भी आ रही है। वैसे ही क्यूबिट्स 1 एंड 0 बोथ फॉर्म में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी रेड ब्लू, यहाँ पे भी रेड ब्लू, तो ये दोनों सुपर इम्पोजिशन पोजिशन के अंदर में है, इस स्टेट के अंदर में। ये पहली बात हम समझ गए। अब एंटेंगलमेंट का मतलब, अगर ये दोनों एंटेंगल्ड है एक दूसरे से, तो यहाँ पे जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, आपने डब्बा खोला और आपने देखा यहाँ पे रेड है, तो जैसे आप यहाँ पे रेड देखोगे, इसका मतलब वो रेड पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, पहले वो सुपर इम्पोजिशन स्टेट के अंदर थे, रेड और ब्लू दोनों स्टेट में थे। जब आपने उसको ऑब्जर्व किया, अगर यहाँ पे रेड निकला, तो ये जो है ये भी सुपर इम्पोजिशन स्टेट के अंदर था, ये एकदम ब्लू के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक तरीके से ये एंटेंगल्ड है और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक को कुछ होगा तो दूसरा रूप बदल लेगा अपना, ठीक है। जैसे अगर आपने इस टाइप का एक निशान एक बॉक्स में, दूसरे बॉक्स के अंदर इस टाइप का निशान है, सुपर इम्पोजिशन का प्रिंसिपल बोलेगा कि ये इस पोजीशन के अंदर में, ये इस पोजीशन और नीचे की पोजीशन के अंदर में दोनों में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी और इसमें भी। जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, अगर ये इस साइड वाला जो है, अगर ये इस साइड हमारा एरो निकला, तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली इससे बात करके ये इस साइड हो जाएगा। तो इसको मतलब कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस याद करना है क्यूबिट्स का यूज़ करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते। दूसरा सुपर इम्पोजिशन और एंटेंगलमेंट। सुपर इम्पोजिशन के अंदर में एक पर्सन दो स्टेट के अंदर में इकट्ठा रह सकता है, और एंटेंगलमेंट के अंदर में दो जो हमारे इसमें क्यूबिट्स हैं या दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, वो एंटेंगल्ड है एक दूसरे के साथ में, एक को कुछ होगा तो दूसरे को भी असर उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को मतलब इन दोनों को समझ लो, इससे काम आ जाएगा सुपर इम्पोजिशन और एंटेंगलमेंट के अंदर में। सुपर इम्पोजिशन के अंदर में दोनों दो चीज़ें एक स्टेट के अंदर में हो सकती हैं। जैसे भगवान शिव, वो जो है मतलब एक पर्सन एक दिखेगा, लेकिन उसके अंदर में दो स्टेट साइमल्टेनियसली अवेलेबल होंगी, जैसे शिव और शक्ति, एक हमारी कॉन्शियसनेस और एक हमारा मैटर जो हम देखते हैं, और कॉन्शियसनेस जो अभी हम कॉन्शियस हैं। तो दो चीज़ें एक ही पोजीशन के ऊपर में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सुपर इम्पोजिशन आ जाएगा। उसमें आप पता नहीं लगा सकते कि कॉन्शियसनेस है या मैटर है, एग्जिस्ट कर रही है। और एंटेंगलमेंट के अंदर में अगर एक चीज़ को कोई असर होगा तो दूसरी को भी असर होगा। जैसे मान लो इस केस के अंदर में शिव शक्ति, जैसे भगवान को बोलते हैं अर्धनारीश्वर, तो हाफ मैन हाफ वोमेन, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं साथ के अंदर में, ठीक है। तो वो हम मान सकते हैं एग्जाम्पल लिबरल सेंस में कि सुपर इम्पोजिशन का। अब मान लो उनको सेपरेट कर दिया गया, कॉन्शियसनेस को सेपरेट किया और मैटर को सेपरेट किया। एंटेंगलमेंट का मतलब होगा अगर एक के ऊपर कोई असर होगा तो दूसरे के ऊपर भी उसका असर होगा, ठीक है। वो एंटेंगल्ड है, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे। और इससे होता क्या है, इससे होता है नंबर ऑफ कम्बिनेशन इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज आप 1 की फॉर्म में भी हो सकते हो, 0 में भी, और 1 0 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ कम्बिनेशन इंक्रीज हुआ, इसका मतलब हुआ कंप्यूटिंग पावर रॉकेट स्काई हाई हो जाएगी, वो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये काम किया जा रहा है इसके अंदर में। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपको दिख रहा है नीचे वाला स्ट्रक्चर जो प्रोसेसर टाइप का स्ट्रक्चर है क्वांटम कंप्यूटर का, और ये पूरे कमरे के साइज़ का है, मतलब काफ़ी बड़ा है ये, और इसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर के ऊपर रखना पड़ता है। तो इसको बनाना और मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल काम है, अभी तक के इस अनुसार मुश्किल काम है ये, ठीक है, डिफ़िकल्ट है इनको कंट्रोल करना। क्वांटम सिस्टम को हेल्प करेगा हमें, स्पीड इंक्रीज़ होगी इसकी। ट्रेडिशनल कंप्यूटर की स्पीड से आप मान सकते हो कि अगर कोई 10,000 गुना ज़्यादा स्पीड से काम कर पाए तो अच्छी बात है हमारे लिए। लेस एनर्जी यूज़ करेगा, लेस एनर्जी इसीलिए यूज़ करेगा क्योंकि इसके अंदर में जो कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट है। नॉर्मल केस में अगर आपने हाई एंड कंप्यूटिंग करनी है तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपको और बड़ी चिप लेनी पड़ेगी, जितनी बड़ी चिप लोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी खाएगी वो। लेकिन इसके अंदर में छोटी चिप के अंदर में भी आप बड़ा धमाका कर सकते हो। फिर ये हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एग्रीकल्चर, फार्मा, बिग डाटा, किसी फील्ड के अंदर जहाँ पे कंप्यूटर की आवश्यकता है वहाँ पे ये काम करेगा। गवर्नमेंट ने 2018 के अंदर में बोला हम क्वेस्ट प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें 80 करोड़ रुपया देंगे ताकि हम नेक्स्ट 3 ईयर में इसमें रिसर्च कर सकें। तो ये पुराना है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब नए वाला एक प्रोग्राम आया गवर्नमेंट ने, उसको याद रखना है। अब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया? पहली बात DST ने इसको स्टार्ट किया। इन्होंने स्टार्ट किया 8,000 करोड़, काफ़ी ज़्यादा होते हैं साइंस प्रोजेक्ट के लिए 8,000 करोड़, उसको इनके द्वारा 8,000 करोड़ दिए गए 5 साल के लिए। करेंगे क्या? क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ के अंदर में हम रिसर्च करेंगे, और ये स्टार्ट हुआ 2020 बजट में इसको बोला गया है। तो ये 5 साल 2025 तक इसको लॉन्च किया गया। हम इसमें रिसर्च करेंगे फंडामेंटल साइंस के अंदर में, मतलब बेसिकली हमने क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ बनानी है और फिर उनकी एप्लीकेशन की जा सकती है वेरियस एरिया में, ठीक है, जैसे स्टार्टअप के अंदर, इनोवेशन के अंदर में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर में। और इसके अंदर में हम हाई स्किल्ड जॉब क्रिएट
करने की, ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करने की, इन सब की कोशिश करेंगे। बेसिकली हमने क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बनानी है, क्वांटम कंप्यूटर बनाना है, और क्वांटम कंप्यूटर को कौन चला सकता है, और ऐसे लोग जो कि उस फील्ड में काम कर सकते हैं। अब हमारे पास में अगर रिसर्चर ही नहीं होंगे उस फील्ड के अंदर में, स्टूडेंट ही नहीं है जो इस फील्ड को ले रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या? तो उसके लिए 8,000 करोड़ साइंस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, वो इनके द्वारा दिया गया। उसके बाद आता है डार्क फाइबर। डार्क फाइबर टर्म समटाइम्स इन न्यूज़ रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक्स्ट्रा ऑप्टिकल फाइबर होता है। हमने देखा ऑप्टिकल फाइबर लंबी लंबी तारें हैं जो कि टावर को कनेक्ट कर रही हैं, तो कंपनीज इस टाइप के फाइबर डालती हैं। अब इन्होंने एक बार जब तार डाल दिया, आपने उखाड़ दिया नीचे से, आपने ज़मीन उखाड़ी, तारें डाल दिया, वैसा नहीं कि बाद में मान लो आपके सब्सक्राइबर डबल हो गए तो आप फिर से उखाड़ोगे, फिर से तारें डालने लगोगे। तो आपने पहले से एक्स्ट्रा फाइबर उसमें डाला होता है, जो एक्स्ट्रा डाला हुआ है वो उसका यूज़ नहीं किया जा रहा, लेकिन जैसे ही आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे तो आप इसका यूज़ करोगे, और इसको बोलते हैं डार्क फाइबर। फिर आती है फास्टैग के बारे में इंफॉर्मेशन। तो फास्टैग क्या है? फास्टैग एक टैग होता है जिसका यूज़ किया जाता है हमारे हाईवे के ऊपर में। तो यहाँ पे पिक्चर लगाई थी मैंने, शायद वो गायब हो गई, उसको सेव करना भूल गया मैं। तो इसके अंदर में क्या होगा, ये आपका मान लो व्हीकल, ये मान लो आपका व्हीकल है, और यहाँ पे टोल के ऊपर जब जाते हो तो टोल के ऊपर में ऐसे फिजिकली आपको पैसे देने पड़ते हैं, फिर वहाँ पे जाम लगता है, इतने मतलब लंबा लंबा जाम लगा होता है, फिर आपको उसमें 1-2 मिनट लगाने पड़ते हैं। इस केस में यहाँ पे एक चिप लगा दोगे जिसको बोलेंगे फास्टैग, और आप सिर्फ क्रॉस करोगे, यहाँ पे एंटीना है, वो यहाँ से रीडिंग करके, आपने चिप परचेज़ की हुई है, ठीक है, और उसके अंदर में पैसे हैं, जैसे वॉलेट के अंदर पैसे होते हैं, उसमें 500 रुपये, ये जैसे ही आप क्रॉस करने लगोगे ये इससे कम्युनिकेट करके इससे पैसे निकाल लेगा जब जितनी बार भी आप यहाँ से जाओगे, ठीक है। और ये रेडियो वेव पे काम कर रहा है, मतलब ये काम कर रहा है RFID टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि हम आगे देखेंगे, जिसमें रेडियो वेव का यूज़ करते हैं। तो सीमलेस कनेक्टिविटी हाईवे में करनी है, उसके लिए वन नेशन वन फास्टैग, एक फास्टैग और पूरे नेशन में घूमते रहो। इसका फ़ायदा क्या आ रहा है, मतलब क्या फास्टैग, क्यों आवश्यकता क्या है इसकी? एक तो आप समझो कि अगर आपने टोल लगाए हुए हैं, जब भी आप कोई हाईवे वगैरह बनाते हो तो उसकी जो खर्चा वगैरह पूरा करते हो वो उन्हीं टोल वगैरह से पूरा करते हैं। तो टोल तो आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। तो इस केस के अंदर में जब ये टोल के ऊपर आप 1-1, 2-2 मिनट वेस्ट कर रहे हो किसी के, तो एक तो आप जो गुड्स ट्रांसफ़र हो रही हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, उसके अंदर में देरी कर रहे हो, ऊपर से यहाँ पे व्हीकल रुकेगा तो ज़्यादा पेट्रोल खाएगा, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा लगा रहा है, पेट्रोल ज़्यादा खाएगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, काम कम होगा। और अगर आपकी जो माल की डिलीवरी है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस सीमलेसली नहीं होती, तो आपका जो खर्चा है उसके ऊपर वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे इंडिया के अंदर में लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है अराउंड अबाउट 14% के करीब पड़ता है। तो 100 रुपये की चीज़ है तो 14% उसके ऊपर कॉस्ट पड़ जाएगा, सिर्फ उसको ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाने का। अगर इसको कम ना करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की कम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, ठीक है। हम उतना कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। अगर चाइना वहाँ पे 3-4% पे कर रहा है तो हम तो मतलब कम्पीट कर ही नहीं सकते। जैसे हमें पता है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो की जाती है, चाइना से वो शिप के थ्रू आएगी, इंडिया के अंदर में पास भी करेगी, फिर उसके बाद कस्टम उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, उसके बाद भी वो इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट से सस्ती होती हैं। तो मतलब वो उनका लॉजिस्टिक्स सेक्टर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। और अगर वो इतने सस्ते में बेच पा रहे हैं तो अफ्रीकन कंट्रीज़, दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो उनका सामान खरीदेंगे, इंडिया का क्या खरीदेंगी। तो उसके लिए इस टाइप की चीज़ें लेके आए हैं फास्टैग, ताकि स्पीड हो सके, हाईवे वगैरह में स्पीड अपनाई जा सके। और ये RFID टेक्नोलॉजी, इसका यूज़ किया जाता है। इनके द्वारा 5 साल के लिए एक टैग वैलिड होता है आपका, उसके बाद आप इसको रिचार्ज करवा सकते हो जब करवाना हो। RFID टेक्नोलॉजी के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो RFID टेक्नोलॉजी, इसका एक और यूज़ जो रिसेंट के अंदर में बोला गया, रेलवे के द्वारा बोला गया, हमारे जो वैगन्स होते हैं, जो भी हमारे कोचेज़ होंगी, वैगन होंगी, उनके अंदर RFID फिट करेंगे। जैसे रेलवे ने मान लो सामान लेके जाना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, यहाँ पे आई 50 वैगन आए जिनके अंदर में सामान भरा हुआ है, तो इनके ऊपर टैग लगा होगा, ये क्रॉस करेंगी। ऐसे आपको फिजिकली गिनना पड़ता है कितनी आई, कहाँ आई, कौन से पोर्ट पे ऊपर पहुँची वो। इस केस के अंदर में सिर्फ आप उनको RFID टैग लगाओगे और आपको पता लग जाएगा, हाँ 50 वैगन आई, इस पोर्ट के ऊपर आई अभी, और यहाँ से हमने 50 को भेज दिया। फिर उन्हीं को बाद में स्कैन करेंगे RFID से दूसरे वाले स्टेशन के ऊपर में। तो इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने बोला कि हम RFID का यूज़ करेंगे। तो रेलवे यूज़ कर रहा है या हाईवे यूज़ कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, RFID इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये मेक इन इंडिया के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि स्पीड, जैसा मैंने बोला, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट डिक्रीज़ करें। अगर हम 7-8% पे लेके आते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो। अब RFID टेक्नोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर में इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, किसके थ्रू, रेडियो वेव का यूज़ करके। तो एक इलेक्ट्रॉनिक टैग होता है जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक टैग, और यहाँ पे उसका स्कैनर होता है, एंटीना, उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली जाती है, उसको बोलते हैं RFID। उसमें रेडियो वेव का यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इस केस के अंदर में ब्लूटूथ के केस में, ब्लूटूथ हम सब ने यूज़ किया हुआ है, जो कि पुराने जनरेशन वाले हैं,
ब्लूटूथ जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जिसमें इसमें भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें भी। तो इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लो। इसके अंदर रेडियो वेव का यूज़ करते हैं, इसमें भी रेडियो वेव का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी की होती है रेडियो वेव, तो इतना माइन्यूट डिफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है। रेडियो वेव यूज़ की किस चीज़ के लिए? इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, उसके लिए यूज़ की। नियर फील्ड कम्युनिकेशन एक और टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका इस टाइप का टैग, उसको आप थोड़ा नज़दीक से क्रॉस करके लेके जाओगे और आपका काम पेमेंट वगैरह करनी है, पेमेंट हो जाएगी, या कुछ और आपका काम करना है, जैसे बस स्टैंड के ऊपर या एयरपोर्ट के ऊपर गेट वगैरह खोलने हैं, तो उसको स्कैन करने के लिए आप क्रॉस करोगे साइड से थोड़ा सा गुजर के, और ये नियर फील्ड से कम्युनिकेट कर पाएगा। तो इसमें भी काम क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन एंड डाटा ट्रांसफ़र करना है आपने। यूज़ कौन सी वेव का करेंगे? मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? वो एनर्जी होती है वो। और उसका मैंने स्पेक्ट्रम भी आपको बताया था किस तरीके से वो जब हाई एंड की तरफ जाती हैं तो उनकी वेव लेंथ डिक्रीज़ होती जाती है और उनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती जाती है। तो तीनों के अंदर में रेडियो वेव का यूज़ किया जा रहा है, और इसके अंदर में हम थोड़ा पास से गुजरेंगे, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो जाएगी। दूसरा, एनर्जी कहाँ से मिलेगी RFID को? तो जो टैग है उसमें कोई एनर्जी नहीं होगी। जर्नल केस में दो टाइप के टैग हो सकते हैं, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। पैसिव केस के अंदर में, जो कि मोस्टली यूज़ किए जा रहे हैं, पैसिव केस के अंदर में हम क्या करेंगे? एक टैग होगा और एंटीना के पास में एनर्जी होगी, जो टोल के ऊपर एंटीना है उसके पास एनर्जी है, वो इसके ऊपर छोड़ेगा और इन्फॉर्मेशन ले जाएगा। तो इसमें एनर्जी मिल रही है एंटीना से। ब्लूटूथ में तो हमें पता है कि एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये फालतू में याद मत करना कितनी फ्रीक्वेंसी है, हार्ड सूट से फालतू की चीज़ है, और ये वाली टेक्नोलॉजी वैसे भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और डेटेड है। तो RFID याद करना है और नियर फील्ड, और इसमें सिर्फ समझना है, ये कॉमन सेंस की बात है। ब्लूटूथ हम यूज़ करते हैं, फ़ोन की एनर्जी यूज़ करता है ब्लूटूथ, तो इसमें फ़ोन का यूज़ किया जाता है। और नियर फील्ड कम्युनिकेशन के अंदर क्या किया जाता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन के अंदर में भी जो टैग होता है उसमें एनर्जी नहीं है। इस केस में टैग के अंदर में एनर्जी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। एनर्जी होगी टैग में तो वो ज़्यादा, उसकी रेंज ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और इस केस के अंदर में भी टैग के अंदर एनर्जी नहीं होती, नियर फील्ड में टैग के अंदर एनर्जी नहीं होती। जिस एंटीना से उसको स्कैन किया जा रहा है वो एनर्जी छोड़ेगा और उसकी एनर्जी को यूज़ करके स्कैन किया जाएगा। तो याद रखना, रेडियो वेव तीनों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस केस के अंदर में कोई एनर्जी नहीं थी, जर्नल केस में एंटीना से ली जा रही थी, लेकिन एक्टिव RFID टेक्नोलॉजी भी हो सकती है जिसमें उस टैग के अंदर में भी एनर्जी होगी, ठीक है। इस केस में टैग में कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है, नियर फील्ड में। और ब्लूटूथ के अंदर में तो एनर्जी है, इसमें तो एनर्जी यूज़ करते हैं। और जो RFID है ये फास्टर कनेक्शन है, और इसकी रेंज लगभग 100 मीटर के करीब है। 100 मीटर अगर आपका एक्टिव टैग है, आपके जो टैग है उसके अंदर में भी एनर्जी है, तो 100 मीटर तक, ये इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। ये कर सकती है 40 मीटर या 100 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूटूथ जो है। और इसकी तो इंचज़ के अंदर होती है, छोटी सी, मतलब इतनी सी होगी। ये नियर फील्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था और उसके अंदर बोला गया था सेवरल मीटर तक इसकी रेंज हो सकती है, तो वो क्वेश्चन, उसका ऑप्शन गलत था। और RFID वन वे कम्युनिकेशन है, मतलब एक टैग को रीड करेगा वो बस, ये दोनों बात नहीं कर रहे हैं आपस में। ब्लूटूथ तो हमें पता है वो 2 वे कर सकते हैं, उसमें भेज भी सकते हैं, लेके भी आ सकते हैं वो एक टाइम पे। और इसके अंदर में भी बहुत डायरेक्शन है, ये भी याद रखना है। RFID वन वे, टू वे, ये कर ली याद। बाकी अब एक और बात समझ लो, बार कोड और RFID में डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आएगा आपका। बार कोड कहाँ होता है? जब आप शॉपिंग करने जाते हो शॉपिंग मॉल में, तो बार कोड होता है, उसको स्कैन करता है वो पर्सन हाथ से और आगे निकल जाता है। तो वो बार कोड होता क्या है क्या चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें जो हम पीछे देख रहे हैं सारी, मेन मुद्दा ये है हमारे पास में कि इन्फॉर्मेशन हमने कैरी करनी है, इन्फॉर्मेशन कैरी करनी है और उसको ट्रांसफ़र करना है, बस इतना सा मुद्दा है हमारा। उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो बार कोड भी वैसी ही टेक्नोलॉजी है, इस टाइप के बार कोड हैं और इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ के अंदर में बार कोड ही आ रही है, और RFID हमने पीछे देखा जो कि हम फास्टैग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बार कोड में भी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी और RFID जो टैग है उसमें भी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, बस उसको खींचा जाएगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाएगा। तो बार कोड और RFID में थोड़ा डिफरेंस समझो। क्या डिफरेंस है? रीड रेट। आप एक बार कोड को एक टाइम में, मतलब एक हमारी मशीन, जो मशीन यूज़ कर रहे हो, जैसे मान लो आप यहाँ पे ले रहे हो एक बॉक्स ले रहे हो गिफ्ट के लिए, उसमें जो बार कोड है उसको एक टाइम में एक ही मशीन स्कैन कर पाएगी, मतलब एक मशीन एक टाइम में एक ही काम कर सकती है, ओनली वन एट ए टाइम हो सकता है काम। ये वाला जो RFID है इसमें एक एंटीना है, वो ऐसे 3 4 5 6 हंड्रेड्स ऑफ जो RFID टैग है उनको स्कैन कर सकता है। मतलब अगर आपका जो टोल का नाका है वहाँ पे 7 8 गाड़ियाँ इकट्ठी जा रही हैं, तो एक ही टैग, एक ही एंटीना उन सबको स्कैन कर सकता है। तो ये आ रहा है इसमें। और इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज थोड़ी कम होती है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आप 100 मीटर तक जा सकते हो, जैसा हमने देखा। इसके अंदर में कुछ फीट तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं। वैसे इंचीज़ होती है, जैसा आपने देखा होगा वो शॉपिंग मॉल के अंदर में, बस नज़दीक से ही उसको स्कैन करना पड़ता है उसको। और रीड की स्पीड इसमें स्लो होती है, ये काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। और रीडेबल
इसको मतलब आपको लाइन ऑफ साइट में रखना पड़ता है। यहाँ पे अगर आपका बार कोड है तो आपको इसके सामने रखना पड़ेगा, तभी स्कैन कर पाएगा। RFID का ऐसा नहीं है, आपकी गाड़ी यहाँ पे एंटीना इस साइड को लगा हुआ है तो ये स्कैन कर लेगा इस एरिया को, चाहे आप हो या ना हो रेडियो वेव के थ्रू। ये बात याद रखनी। और इसके अंदर में नॉर्मल केस के अंदर में मतलब इसके अंदर कम इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और ये जो टैग है ये लगाया जाता है, जैसे मान लो आपके पास में 100 टेडी बियर्स हैं तो उसके ऊपर इस टाइप के टैग लगे होंगे, ठीक है। तो वो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेगा, मतलब उसमें यूनिकनेस आइडेंटिफाई नहीं करेगा, वो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, क्या ये साबुन है, क्या ये टेडी बियर है, ठीक है। इस मतलब एक एक चीज़ की पूरी कैटेगरी को साथ में लेके चलेगा वो। जैसे अगर इसको आपने कार के ऊपर लगाना है तो ये फाइंड आउट करेगा सिर्फ क्या ये मारुति की कार है या नहीं। मतलब इसके अंदर में कोई आप नीचे और ज़्यादा सोफिस्टिकेशन से और इसको अच्छे से रीड नहीं कर सकते, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ये। लेकिन RFID टेक्नोलॉजी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। कैसे? बिकॉज अगर मान लो इस केस के अंदर में अगर बार कोड में इन्फॉर्मेशन स्टोर है और ये टोल नाके पे जा रहा है और यहाँ पे 800 मारुति की गाड़ियाँ हैं, तो ये तो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करता है कि मारुति की गाड़ी है, ठीक है। ये नॉर्मल कम इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, बेसिकली ये मतलब है। RFID तो यूनिक है, इसमें 800 मारुति की गाड़ियाँ हैं तो वो उनके लिए यूनिक है, सबके लिए यूनिक है ये। तो बेसिक इसमें याद करना है आपने, इसकी रेंज याद कर लेनी, और ये 1 एट ए टाइम करेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ साइट वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में कि मतलब वो याद हों तो उससे बाकी वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो वैसे जैसे ये वाला है लाइन ऑफ साइट, तो अगर मान लो आप सब कुछ ही भूल जाओ, कुछ भी याद ना हो आपको, तो बस इतना याद रख लो, हो सकता है इससे भी आपको बेनिफिट मिल जाए। मतलब इसमें इसके चांसेस ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है आपको 50% बेनिफिट मिले इसका, या 100% बेनिफिट मिले। तो ये होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी टॉपिक के अंदर में। अगर आपने कोई फालतू सा पॉइंट याद कर लिया, जैसे जॉम्बियों की तरह 5-10 पॉइंट इकट्ठे लिख के याद करने लगे, उनके चांसेस ऐसे होते हैं या तो 0% या तो फिर आपके 70-80%, मतलब उसमें भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन मेन पॉइंट याद करो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सेम वही लिखा हुआ है, रेडियो वेव है इसके अंदर में, जो पीछे लिखा था उसी को कॉपी किया हुआ मैंने इसके ऊपर, कितनी रेंज है उसकी। ब्लूटूथ भी वैसे ही लिखा हुआ है, नियर फील्ड भी वैसे लिखा है। अब आता है टेक सागर। टेक सागर एक प्लेटफॉर्म बनाया। अगर मान लो आपने इंडिया के अंदर पता करना हो कि इंडिया हमारे वेरियस टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर में कितना एडवांस है, अब उसके लिए क्या है, हमारे कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहे होंगे, कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह काम कर रही हैं, ठीक है। जैसे CSIR के रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, यहाँ पे IIT काम कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर में भी हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है। तो अब क्या पता चले कौन सी टेक्नोलॉजी हमने कितनी बनाई हुई है। अब उसकी ज़रूरत क्या है पता करने की, ये पता करने की कि एक्चुअल में इंडिया का स्टेटस क्या है उस लेवल के ऊपर, इंडिया ने टेक्नोलॉजी कितने लेवल पे बनाई है और इंडिया को क्या करने की आवश्यकता है। तो वो सब हमें देखना पड़ेगा और उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी सबसे कि बताओ भाई कितनी कितनी टेक्नोलॉजी आपने बनाई हुई है। तो हमने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है टेक सागर, जिसके अंदर में 25 ऐसी टेक्नोलॉजी को इकट्ठा किया, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। हम इन सब के लिए इंडस्ट्री के अंदर, अकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर में इंडिविजुअल रिसर्चर जो भी होंगे उन सब से डाटा लेके हम इसके ऊपर डालेंगे और हमें ये पता चलेगा हमारी कितनी एडवांसमेंट है इस फील्ड में। ये हेल्प करेगा पॉलिसी मेकिंग में, प्लस इंडस्ट्री को हेल्प करेगा, उनको पता होगा कि यार इस इंस्टीट्यूशन ये इतना एडवांस है तो इनसे हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टेक सागर बनाया। तो टेक सागर समटाइम्स इन न्यूज़ किस चीज़ के लिए है, ये हमारी इंडस्ट्री के अंदर में 25 टेक्नोलॉजी के अंदर में बताएगा इंडिया कितना रेडी है टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर में, ठीक है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग, इंडिया ने कितनी एडवांसमेंट की है इसके अंदर में। बनाया किसने, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफिस और डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इनका नाम याद कर लेना। वैसे ये इस साल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, नेक्स्ट ईयर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल आएगा टेक सागर, क्योंकि इस नाम से कुछ पता नहीं लग रहा है एक्चुअल में क्या किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी में कितना सागर है, टेक्नोलॉजी में कितना ओशियन है हमारे पास में, उस ओशियन के अंदर में कितना रिसर्च अकेडमिया इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, हमारे इंडिविजुअल रिसर्चर और हमारी इंडस्ट्री के द्वारा रिसर्च की गई है, उस सारे सागर की टेक्नोलॉजी को हम डालेंगे प्लेटफॉर्म पे, बताएंगे एक्चुअल में इतना हम एडवांस हो चुके हैं, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पे डाटा काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या है, ये आती है नेस्कॉम। नेस्कॉम एक ट्रेड यूनियन है, नेस्कॉम एक ट्रेड यूनियन है, उसके अंदर आती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बस ध्यान रख लेना, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इसको बोलेंगे तो मतलब ऐसे मान लो 10-20% इंपॉर्टेंट है ये, 0 से लेके 100 तक, ठीक है। और इसको लेंगे टैक्स सागर को तो इसको 50% रख लेते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, मेनली साइबर सिक्योरिटी आएगी। इसके अंदर में क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, फिर टाइप ऑफ साइबर अटैक, फिर चैलेंजेस क्या होते हैं साइबर अटैक को कंट्रोल करने के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 देखेंगे, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 देखेंगे, फिर हमारे पास में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट इन 2004 देखेंगे,
नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, उसके बारे में देखेंगे। नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के बारे में देखेंगे। नेस्कॉम के बारे में स्टडी करेंगे। डाटा काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। साइबर स्वच्छता केंद्र के बारे में स्टडी करेंगे। डिजिटल आर्मी प्रोग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। मेघराज के बारे में, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बुडापेस्ट, ये हमारे कुछ बेसिक होंगे। उसके बाद में एडवांस लेवल के ऊपर जाके हम करंट अफेयर वगैरह इसके अंदर में स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर में साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, आपने इंटरनेट के साथ में जो भी सिस्टम जुड़े हुए हैं उन सबको रोकना है साइबर अटैक से, उसको बोलेंगे साइबर सिक्योरिटी। तो इसके अंदर में क्या आ जाएगा, हार्डवेयर भी आ जाएगा आपका जो मेन सिस्टम होता है इकोसिस्टम का, और सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा। सॉफ्टवेयर को भी बचाना है और हार्डवेयर को भी बचाना है और डाटा को भी बचाना है। तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। हार्डवेयर की प्रोटेक्शन आपने करनी है वो भी इसी में आ जाएगा, और सॉफ्टवेयर की भी। तो अगर आपने साइबर सिक्योरिटी करनी है तो हार्डवेयर में आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिजिनस आप हार्डवेयर बनाओ, ठीक है। सॉफ्टवेयर में क्या करना पड़ेगा, या तो इंडिजिनस बनाओ या उनको अपडेट करो, एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाते रहो। डाटा के लिए डाटा प्रोटेक्शन लॉ लेके आओ। अब अगर साइबर सिक्योरिटी की रैंकिंग की बात करते हैं तो एक हमारे पास में कंपनी है जिसका नाम है कंपेरिटेक, जो कि यूके बेस्ड कंपनी है। इसने एनालाइज किया कि मतलब कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा एडवांस है साइबर सिक्योरिटी में। इन्होंने रैंकिंग दी, रैंकिंग इन द सेंस यहाँ पे नंबर दिया इन्होंने 1 से लेके 76 तक। जो 1 होगा मतलब उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, जो 76 होगा उसकी हालत काफ़ी अच्छी है। तो इंडिया ने स्कोर किया 15, 2019 में 15 स्कोर किया। इस साल हम 18 पे चले गए, ठीक है। इस साल हम 18 के ऊपर चले गए, मतलब थोड़ा एडवांस किया हमने, 15 से लेके 18। इंप्रूवमेंट हो रही है रैंकिंग की, इसमें अपोजिट नहीं है कि आपको एक रैंक मिलेगा तो आप काफ़ी अच्छे होंगे। एक रैंक होगा तो मतलब आपके फटे हाल हैं, और ऊपर चलोगे तो आपको लगेगा पता कि हाँ थोड़ा इसमें रैंकिंग में इंप्रूव हुआ, 15 से 18 पे पहुँच गए। चाइना का 13 था 2019 में, मतलब चाइना की हालत हमसे ख़राब थी 2019 के अंदर में। इस साल इन्होंने 23 पे चले गए, ये मतलब 10 रैंक इंप्रूव किया, मतलब इंडिया से ऊपर चले गए ये 5 रैंक, ठीक है, इस रैंकिंग में। अब ये यूपीएससी में काम आने की नहीं है, तो हमारा मीटर 0 से लेके 100 उसके ऊपर ये मतलब 1-2% इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का नहीं है। मतलब ये एक और इंडेक्स है जो आपको ध्यान रखना है यूपीएससी के लिए। ये तो सिर्फ बताने की बात है, मतलब इंडिया की इतनी भी फटी हालत नहीं है कि इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता है साइबर सिक्योरिटी में। थोड़ा थोड़ा ठीक ही है हमारा काम, उतना लेवल पे नहीं है हमारा, जैसे ऑफेंसिव कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाने लायक मतलब इंडिया ने करके रखा हुआ है। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है इसको जारी किया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2018 के अंदर में जब इसको लॉन्च किया गया था तो 2018 के अंदर में इसमें 23rd पोजीशन आई थी इंडिया की 165 में। पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि 23rd थी, मतलब ठीक ठीक थी, उतनी ख़राब भी नहीं है, पर मतलब जैसे बाकी इंडेक्स में तो काफ़ी फटे हाल होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े ठीक ही है, बाकी इंप्रूव कर सकता है इंडिया इसमें। तो याद रखना है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन जारी करता है, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। बाकी ये रैंकिंग वगैरह याद नहीं करनी, रैंकिंग सिर्फ इसलिए याद करनी ताकि आपको पता लग सके कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। एंड अब हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के अटैक कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, फिर हमने देखा क्यों ज़रूरी है, नीड क्या है इसकी, ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ें बचानी है। तो मैक्सिमम चीज़ें आजकल हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं और ऑनलाइन पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हमें अपने बैंक अकाउंट, अपना आधार कार्ड, अपना अदर डाटा, फेसबुक हो गया आपका, जीमेल हो गया, हर चीज़ का डाटा, आपकी लोकेशन वगैरह, मतलब कोई किसी भी चीज़ का मिसयूज़ किया जा सकता है। उन सब चीज़ों को किस तरीके से हमने सुरक्षित रखना है उसको कहते हैं साइबर अटैक। अब हम देखेंगे साइबर ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा चीज़ों को अंजाम दिया जा सकता है। तो अगर आप बात करोगे टाइप्स ऑफ साइबर अटैक, किस किस टाइप के अटैक किए जा सकते हैं, तो 2 तरीके से आप इनको डिफाइन कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट आप डिफाइन कर सकते हो कि मोटिव क्या है पर्सन का, ठीक है। पर्सन का मोटिव ये हो सकता है कि आपकी फेसबुक का अकाउंट हैक करके आपके मैसेज पढ़े, वो भी एक साइबर अटैक है। वो आपकी परमिशन के बगैर अगर आपके अकाउंट में एंटर हो रहा है तो वो भी हैकिंग आती है। तो एक तो उसका ये इंटेंट हो सकता है, दूसरा उसका इंटेंट हो सकता है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट, मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक करके वहाँ पे कोई मेलिशियस चीज़ करूँ, या मैं वहाँ पे कोई ऐसा मैसेज दूँ जो कि हेट फैलाता हो या किसी कम्युनिटी के प्रति हेट्रेड की भावना फैलाता है। तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इंटेंट का। एक पर्सन आपका फेसबुक आईडी चाहता है ताकि वो पर्सनल गेन कर सके, एक नेशनल लेवल के ऊपर कर रहा है। तो इस बेस पे अगर आप डिफाइन करोगे साइबर अटैक को तो वो आएगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव क्या है। मोटिव आपका कोई भी हो, लेकिन जो आप यूज़ करोगे, जो जरिया आप यूज़ करोगे उसको फुलफिल करने के लिए, उस हिसाब से आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ अटैक ऑन द कंप्यूटर, किस टाइप के अटैक होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव आएगा साइबर एस्पोनेज, साइबर टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर, साइबर क्राइम और
किस तरीके से अटैक किया जाएगा उसके अंदर आएगा। हैकिंग कर सकते हो, मालवेयर इंजेक्ट कर सकते हो, बॉटनेट के थ्रू आप कंप्यूटर को हाईजैक कर सकते हो, स्पैमिंग कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से देखेंगे, क्योंकि ये टर्म काफ़ी न्यूज़ के अंदर आती रहती हैं। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी, जैसे टॉपिक के अंदर ही मेंशन है बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो बेसिक का मतलब कौन कौन सी टर्म उसमें यूज़ होती हैं, इंडिया क्या कर रहा है उसके लिए, ठीक है, क्या क्या कमियां हमारी रह रही हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं उसके अंदर में, वर्ल्ड कहाँ पे जा रहा है, वो सब चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी, ताकि आप प्रीलिम और मेंस दोनों को टैकल कर सको। तो सबसे पहले आता है हमारा साइबर एस्पायनेज। तो इसका मतलब है ब्रेकिंग कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क विद अ इंटेंट टू एक्सट्रैक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो एस्पायनेज का मतलब होता है आपने जासूसी करनी है, कोई ऐसी चीज़ जो पर्सन आपसे हाइड कर रहा है, आपने उसकी जासूसी करके उसके बारे में पता करना है। तो ये फंक्शन होता है साइबर एस्पायनेज का। अब ये आप कंट्री के ऊपर भी करवा सकते हो, कंट्री की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन या कोई और चीज़ जो सेंसिटिव है कंट्री की, आर्मी से रिलेटेड, उन चीज़ के ऊपर साइबर एस्पायनेज कर सकते हो। मतलब उसकी जो वेबसाइट होगी या जो उनका सर्वर है उसको आप हैक करके वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। एक तो वो हो गया। दूसरा, कंपनी करवा सकती है दूसरी कंपनी के ऊपर। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है जो कि आप थोड़े टाइम बाद उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करवाओगे और उससे पैसे कमाओगे, लेकिन उससे पहले कोई आपके सर्वर को हैक करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन को चुरा के उस इन्फॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करके खुद उसका IPR करवा लेता है, तो ये भी एक क्राइम आता है और इसमें भी काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो साइबर एस्पायनेज का मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है साइबर टेररिज्म। तो ये काफ़ी, टेररिज्म की अगर बात करेंगे तो टेररिज्म का मतलब है आपने डराना लोगों को। डराने का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को खतरे में डालने के लिए वहाँ पे इंटरनेट के ऊपर कुछ मेलिशियस चीज़ें फैलाता है, टेरर से रिलेटेड चीज़ें फैलाता है, या मतलब हेट्रेड फैलाता है एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी के बीच में, वो चीज़ें हो सकती हैं, वो टेररिज्म हो सकता है। या मान लो कि कोई जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनको हैक करके या किसी गवर्नमेंट के ईमेल के थ्रू आपको मेल भेज रहा है कि आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो चुका है, या मतलब आधार कार्ड की ब्रीच हो चुकी है, या कोई बैंक ख़त्म होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पीपल बैंक के अंदर जाएंगे, बैंक रन की सिचुएशन पैदा हो सकती है, लोग सभी पैसे निकलवाने चले जाएंगे, या मतलब काफ़ी टेरर फैल सकता है सिचुएशन के अंदर। तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं टेररिज्म के अंदर। रिसेंट के अंदर आपने थोड़े टाइम पहले सुना होगा रैंसमवेयर के अंदर, तो उसके अंदर कंप्यूटर का जो डाटा था उसको एनक्रिप्ट कर दिया गया था, मतलब उसको लॉक कर दिया गया था। उसमें बोला गया था कि आपका जो डाटा है इसको हमने ब्लॉक कर दिया है, आप हमें इतने पैसे दो, जैसे जितने मांगे जा रहे थे 200 से 300 बिटकॉइंस समथिंग कुछ मांगे जा रहे थे, तो आप उतने पैसे दोगे तो इसको डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा, आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे हम थोड़े टाइम पीरियड के बाद। तो वो भी एक तरीका था लोगों के बीच में टेरर फैलाना, उनको डराना। तो उस चीज़ को बोलते हैं साइबर टेररिज्म। तो इसको अलग अलग टाइप से आप अंजाम दे सकते हो। हैकिंग कर सकते हो मास स्केल के ऊपर, आप मालवेयर इंजेक्ट कर सकते हो, आप किसी कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर सकते हो, किसी कंट्री की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हो, या आर्मी के सीक्रेट चुरा सकते हो। मतलब एक तरीके से आपने टेररिज्म फैलाना है। तो जो भी अटैक इंटेंट होगा जिसका threaten the unity, integrity, security and sovereignty of the country or to strike terror in the people, तो लोगों को डराने के लिए या देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सोवेरेंटी को खतरे में डालेगा, उसको बोलेंगे हम साइबर टेररिज्म। नेक्स्ट आता है साइबर वॉरफेयर। तो वॉरफेयर का बेसिकली मतलब है एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कर रही है, एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर कर रही है, ठीक है। स्टेट का मतलब यहाँ पे जो जहाँ पे गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो एक स्टेट जब दूसरे के ऊपर करेगी, जैसे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, USA इंडिया के ऊपर, या इंडिया चाइना के ऊपर, उस टाइप से जैसे यहाँ से कंट्रीज़ कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक, उसको बोलेंगे साइबर वॉरफेयर। तो ये भी काफ़ी बड़ा खतरा है। नेक्स्ट साइबर क्राइम आता है, नॉर्मल टर्म है, जैसे आप हैक कर देते हो किसी के कंप्यूटर को, या मास स्केल की हैकिंग होती है, फ्रॉड करते हो किसी के साथ, आइडेंटिटी का फ्रॉड करते हो, पैसे चुराते हो, किसी की आइडेंटिटी को यूज़ करके क्राइम करते हो, तो वो सब आएगा हमारा साइबर क्राइम के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं किस बेस के ऊपर, कि उस पर्सन का इंटेंट क्या है, वो सरकार की इन्फॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या किसी प्राइवेट पर्सन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या दो कम्युनिटीज़ के बीच में हेट्रेड फैलाना चाहता है। तो इंटेंट के बेस के ऊपर। अब अगर आप बात करोगे कि आपने अटैक किस टाइप से करना है कंप्यूटर के ऊपर, उस बेस के ऊपर आप डिफाइन करोगे जब साइबर सिक्योरिटी को, तो वो आ जाएगा अलग अलग टाइप में। जैसे फर्स्ट आता है हैकिंग। हैकिंग का बेसिक मतलब होता है आपने एक्सेस गेन करनी है किसी कंप्यूटर और डिवाइस को विदाउट देयर परमिशन। तो आपने उस पर्सन से परमिशन मांगे बिना उसकी डिवाइस को हैक करना है। जैसे आप किसी की फेसबुक आईडी को हैक करते हो, ठीक है, वो भी इलीगल होता है। आपने उस पर्सन से बिना पूछे हुए अगर आप उसकी आईडी के अंदर पेनिट्रेट करते हो, हैक करते हो, तो उसको बोला जाता है हैकिंग, ठीक है। आप उसकी इन्फॉर्मेशन को चुरा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन को थर्ड पार्टी को सेल कर सकते हो, जो ऑनलाइन आप डाटा यूज़ करते हो, किसी मैलिशियस सॉफ्टवेयर की मदद से वो हैकिंग को अंजाम दे सकते हैं, आपके डाटा का मिसयूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास मालवेयर। तो मालवेयर एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, ठीक है। मालवेयर के अंदर जो भी आप चीज़ें देखते हो जैसे वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, अदर भी काफ़ी चीज़ें आएंगी, वो सब आ जाती हैं मालवेयर के अंदर। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा मालवेयर क्या होता है। मालवेयर का मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब कोई ऐसा गंदा सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर में इस इंटेंशन से आ रहा है कि मैं कंप्यूटर के अंदर कुछ हार्म पहुंचाऊंगा, ठीक है। आपने मान लो अपने फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर फेसबुक इंस्टॉल किया, तो फेसबुक का कोई इंटेंट नहीं है, वो आपके सिस्टम के अंदर आएगा, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट जो पैसे कमाते हैं या जो भी उनका इंटेंट है वो अपने तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके पैसे कमाना चाहते हैं और आपको सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो कि या तो बैकडोर से चुपचाप किसी फाइल के साथ में एंटर हो जाएंगे आपके साथ, या कुछ आप पायरेटेड सी चीज़ डाउनलोड करोगे उसके साथ वो एंटर हो जाएंगे। तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि उसके इंटेंशन अच्छे नहीं है आपके कंप्यूटर के अंदर आने के लिए, वो आपके कंप्यूटर के सिस्टम को क्रैश कर सकता है, उसको स्लो कर सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को चुरा के किसी थर्ड पार्टी को बेच सकता है, या आपके बैंकिंग पासवर्ड वगैरह के ऊपर नज़र रख सकता है, आपकी एक्टिविटी को नोट करके जिस कंडीशन में आप रहते होने, जहाँ पे आप रहते होने लोकेशन के ऊपर, वहाँ की ही ऐड लगाएगा आपको, ठीक है, आपकी इजाज़त के बगैर। तो वो सब चीज़ें उसको बोलेंगे मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसको बोला जाता है मालवेयर। तो मालवेयर के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे वायरस हो गया, ट्रोजन हो गए, स्पाईवेयर हो गए, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। मालवेयर ये आपने रिसेंट के अंदर न्यूज़ में भी देखे होंगे। तो वायरस हमारा काफ़ी कॉमन सा टाइप है जो कि सबको पता होता है। वायरस अगर आप कोई फाइल वगैरह डाउनलोड कर रहे हो, कोई फिजिकल चीज़ उनके साथ में आ जा रहा है, आप किसी से फाइल शेयर कर रहे हो, सीडी वगैरह यूज़ कर रहे हो, वहाँ से ये आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। जब तक आप उस चीज़ को नहीं छेड़ोगे, जब तक यूज़ नहीं हो रही आपकी फ़ाइल, तो ये वहाँ पे डोरमेंट पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप यूज़ करोगे उसको, तो ये एक्टिव हो जाएगा। मतलब अगर इसको छेड़ नहीं रहे हैं वायरस को, तो ये चुपचाप बैठा रहेगा वहीं पे उसी फाइल के अंदर। लेकिन जब इसको छेड़ोगे तो ये फिर ट्रांसफ़र होना शुरू करेगा, रिप्रोड्यूस होना शुरू करेगा, और अगर आप किसी को सेंड करोगे तो उसके साथ ये चला जाएगा। तो इसके लिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। नेक्स्ट कॉमन टाइप आता है हमारे पास वायरस। ये वायरस इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, वॉर्म। वायरस से ज़्यादा पावरफुल है वॉर्म। तो वॉर्म क्या होते हैं? वॉर्म की कैपेबिलिटी क्या होती है? जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जैसे अगर आप बरसात के मौसम में देखे होंगे, तो उनकी कैपेबिलिटी क्या होती है? वो एक थोड़े से सीज़न के लिए होते हैं, ठीक है। ये तो काफ़ी लंबे सीज़न के लिए होता है, लेकिन वो थोड़े से सीज़न के लिए होते हैं, और उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करते हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे थोड़े टाइम में काफ़ी ज़्यादा रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। वायरस और वॉर्म में डिफरेंस ये है कि वॉर्म जो होते हैं वो अपने आप रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। एक बार ये कंप्यूटर के अंदर एंटर हो गए, उसके बाद ये कंप्यूटर के अंदर रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, अपनी कॉपियाँ बनाना शुरू कर देंगे। एक तो आपकी जो डिस्क है, जो स्पेस है, उसको भरना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस होकर स्पेस ले रहे हैं आपका, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपके कंप्यूटर को स्लो करेंगे, फाइल्स को करप्ट करने का काम शुरू करेंगे, ठीक है। और आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, और अदर भी वर्क ये कर सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी और सॉफ्टवेयर के साथ में, ताकि अगर मान लो एक आपके पास, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हाइब्रिड एंड एक्जोटिक फॉर्म। तो हाइब्रिड एंड एक्जोटिक फॉर्म के जो मालवेयर होते हैं, जो आजकल मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर आप किसी एक टाइप का वॉर्म नहीं भेजते। मतलब एक वायरस ट्रोजन या वायरस वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, सिर्फ एक टाइप का नहीं भेजे, आप मिक्सचर भेज सकते हो दोनों तीनों का, तो उस तरीके से वो ज़्यादा पावरफुल होगा। हाइब्रिड, एक्जोटिक फॉर्म। तो वॉर्म हमने देख लिया, वायरस देख लिया। नेक्स्ट आता है ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स का मतलब है ये हमारे पास इस टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि आएगा आपको अपनी आइडेंटिटी छुपा के। जैसे मान लो आपको बोला गया, जैसे आपको बताया जा रहा कि आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर आपको क्लीन मास्टर या जैसे ऐप्स होती हैं जो कि स्पीड बूस्टर टाइप, आपको इस टाइप की ऐप दिख रही है। उस ऐप ने बोला हुआ कि वो आपकी जो फ़ोन है, आपका जो कंप्यूटर है, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, क्लीन कर देगा उसको। मतलब एक तरीके से ये आपको आइडेंटिटी क्या बता रहा है? मैं हूँ क्लीन करने के लिए आपके कंप्यूटर को। लेकिन जब आप इसको एंटर करवाओगे तो इसके पीछे जो हिडन प्रोग्राम होगा, जो इसका असली रूप होगा, वो आपके फ़ोन के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर आके ये दिखाना शुरू कर देगा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है, या ये मतलब कॉम्प्लीमेंट कर सकता है धीरे धीरे आपके कंप्यूटर को फुल्ली कंट्रोल करने के लिए। वॉर्म को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, वायरस को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, और ये रास्ता खोल देगा और भी जो हमारे अटैक्स होते हैं उनको आने के लिए। तो ट्रोजन का मतलब यहाँ पे ये है, वायरस का मतलब एक सॉफ्टवेयर आ रहा है आपके कंप्यूटर के अंदर, और फिर जब आप फाइल को एग्जीक्यूट करोगे, उसको चलाओगे, तो उसके साथ में वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। वॉर्म जो खुद ही रिप्रोड्यूस होते जा रहे हैं, आपकी एक बार एंटर हो गए उसके बाद स्पेस घेरने लगेंगे और कंप्यूटर को स्लो कर देंगे। नेक्स्ट आया ट्रोजन। ट्रोजन का मतलब है जब ये एंटर होता है तो ये आइडेंटिटी अपनी छुपाता है। वायरस किसी फाइल के साथ छुप के आ सकते हैं, लेकिन ट्रोजन सरेआम आ रहा है, लेकिन आइडेंटिटी आपकी छुपा के बता रहा है। ये बोल रहा है कि मैं स्पीड बूस्टर हूँ, स्पीड बूस्ट करूँगा, लेकिन ये स्पीड बूस्ट करने की जगह पे ट्रोजन है, मतलब छुप के आ रहा है और ऊपर से बेवकूफ़ बना के कोई और काम कर रहा है। इसके इंटेंट मैलिशियस हैं क्योंकि ये मालवेयर है। नेक्स्ट आता है रैंसमवेयर। तो रैंसम का मतलब होता है फिरौती लेना,
ठीक है। तो ये वेयर का मतलब मालवेयर। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एंटर होगा आपके कंप्यूटर के अंदर और आपकी फाइल को एनक्रिप्ट कर देगा, मतलब उनको लॉक कर देगा, ऐसी फॉर्म के अंदर लेके आएगा जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते। और आपकी स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा कि आपका डाटा इनक्रिप्ट कर दिया गया है। अगर आप 2-3 दिन के अंदर हमें जितने भी रुपए बताएंगे, 500, 600 या 1 करोड़, 2 करोड़, उतने आप पैसे हमें प्रोवाइड करवा सकते हो, तो आपका डाटा डिक्रिप्ट कर देंगे, अदरवाइज आपका डाटा रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से। तो ये होता है रैंसमवेयर, जो कि फिरौती मांगता है आपसे सॉफ्टवेयर एंटर होके। ये चुपचाप बैकग्राउंड के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरेआम आगे आके मांग रहा है आपसे पैसे। नेक्स्ट आता है स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके ऊपर स्पाइंग के लिए आप यूज़ करते हो। या तो आप मतलब जो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके फ़ोन के अंदर स्पाईवेयर इंस्टॉल करके उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके लोकेशन को, व्हाट्सएप को, फेसबुक को, वो सब चीज़ें आप स्पाई कर सकते हैं उनके अंदर। या कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं हमारे पास, जैसे कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। वो बोलेंगे हम फ्री हैं, लेकिन जो भी पर्सन सॉफ्टवेयर बना रहा है वो बेवकूफ़ तो है नहीं, उसने भी रिवेन्यू जनरेट करना है। तो वो स्पाइंग कर सकते हैं, आपकी एक्टिविटी देख सकते हैं, आपकी लोकेशन, डाटा वगैरह, उसको थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं, या फिर कस्टमाइज तरीके से एड्स लगा सकते हैं आपके फ़ोन के ऊपर या आपके पीसी के ऊपर। नेक्स्ट आता है एडवेयर। तो एडवेयर भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि एड्स के आधार पे ऊपर काम करता है। मतलब जिस यूज़र ने, जो उनका क्लाइंट होगा मेन, जिसकी एड्स को वो लगाना चाहते हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर, जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, वो आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाता है फ्री के अंदर। वो बोल रहा है आपको फ्री के अंदर मैं आपके इंस्टॉल हो जाऊंगा, काम भी करूंगा, लेकिन वो क्या करेगा, आपका डाटा धीरे धीरे चुराएगा और फिर कस्टमाइज तरीके से आपको ऐड देना शुरू कर देगा। आप साइट के ऊपर क्लिक कर रहे हो, वो पेज खोल के ऐड के ऊपर आपको लेके जाएगा, या आपको अनवांटेड सी आप ऐड नहीं भी चाहते उस टाइम पे भी वो ऐड आपको प्रोवाइड करवाएगा। और उसके पास में इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, तो फिर आपको उसी तरीके से जो आप चीज़ें देखना चाहोगे उन चीज़ों को बार बार आपको दिखाएगा, ठीक है। और ऐड से पैसे कमाएगा, जो जिस पर्सन से उसने पैसे लिए, उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर ने उससे पैसे लेगा कि मैंने आपकी ऐड इतनी बार दिखाई। तो ये होता है एडवेयर। नेक्स्ट है स्कारवेयर। तो स्कारवेयर क्या है, ये स्कैरी, पर्सन को डरा देता है। जैसे कई बार हम साइट, मतलब ऑनलाइन जब वीडियोस वगैरह प्ले करते हैं या कोई पर्टिकुलर साइट के ऊपर जा रहे हैं जो ट्रस्टेड नहीं है, ठीक है, तो उनके ऊपर जाते वक्त कई बार ऐसा होता है कि वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है फ़ोन के अंदर, ठीक है, और एक पॉपअप मैसेज आ जाता है। वो कहता है आपको कि आपका फ़ोन का वर्जन जो है काफ़ी स्लो हो गया, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, या वो कहेगा कि इस सॉफ्टवेयर को आप एंटर करवा दो, ये आपके फ़ोन की स्पीड को बूस्ट कर देगा। और वो उसके बाद ना आप पीछे उसको बैक कर पाओगे ना आगे लेके जाओगे, उसके बाद वो टैब आपको बंद करना पड़ता है। तो वो होता है स्कारवेयर। तो ये डरा के, ये चाहता है कि पर्सन डर के उनके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दे और फिर ये इंस्टॉल होकर अपना काम शुरू करेगा। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड एंड एक्जॉटिक फॉर्म। तो ये इन सब की हाइब्रिड हो सकता है, 1 या 2 फॉर्म इकट्ठी करके जा सकती हैं, ठीक है। इनके अंदर रैंसमवेयर काफ़ी कॉमन है, रैंसमवेयर के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये नॉर्मल है, आपको न्यूज़पेपर समझने में काम आएंगे कि ये मालवेयर का टाइप है, ठीक है। मालवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है बोटनेट। तो बोटनेट क्या होता है, बोटनेट होता है कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर। ये एक नेटवर्क है कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर का, मतलब जिनके ऊपर जो मेन पर्सन है हमारा, जो कि कैप्चर करना चाहता है किसी कंप्यूटर को, अपने वश में करना चाहता है, उसने उनके ऊपर कैप्चर किया हो। जैसे पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास मेन कंप्यूटर है, इसने इन सब कंप्यूटर को गुलाम बनाया हुआ अपना, ठीक है। इनकी इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है या इनसे जो काम करवाना चाहता है उनको वो करवाएगा। तो इसको बॉटनेट बोलते हैं। जो हमारा ट्रोजन है वो भी हिडन होके बॉटनेट को अंजाम दे सकता है, ठीक है, छुप जाएगा, उसके बाद आपके कंप्यूटर को सरेंडर कर देगा जिसने उस पर्सन को भेजा होगा। क्योंकि ट्रोजन की एक और खासियत ये है कि इसको कंट्रोल किया जाता है क्लाइंट के द्वारा, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर कैसा बोल के आएगा, बोलेगा स्पीड बूस्ट करूंगा या क्लीन करूंगा। तो जब आप इसको परमिशन दे दोगे तो किसी क्लाइंट के द्वारा, मतलब कोई पर्सन है जो इसको चला रहा है, वो पर्सन इसको कमांड देगा कि इसके कंप्यूटर के अंदर या फ़ोन के अंदर आपको क्या करना है। तो इस तरीके से ये कॉम्प्रोमाइज़ करके बोटनेट को भी अंजाम दे सकता है कि जो हमारा, आपने न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी बार सुनोगे आप बोटनेट की टर्म्स को, तो ये कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर होंगे जिनके ऊपर अटैक हो चुका है, ठीक है। और ये उन जो मेन कंप्यूटर है हमारा उसके कंट्रोल के अंदर आ चुके हैं, जो अटैकर है हमारा। नेक्स्ट आता है स्पैमिंग। तो स्पैमिंग का मतलब है सेंडिंग एन अनइनवाइटेड बल्क, मतलब काफ़ी, एक तो आपने बुलाया नहीं है और काफ़ी मात्रा के अंदर, एंड कमर्शियल मैसेज ओवर द इंटरनेट। ये इलीगल नहीं होता, लेकिन अगर ये आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाए तो ये इलीगल हो सकता है। स्पैमिंग का मतलब, आपने जीमेल है आपकी, उसके अंदर भी आपने देखा होगा बॉक्स स्पैम का, उसके अंदर आप ऐड देखोगे तो आपने कभी वो चीज़ें देखी भी नहीं होंगी, आपने कहीं ईमेल दिए भी नहीं होगी, लेकिन वो मैसेज आपको आते रहेंगे। आपका डाटा सेल होता रहता है मार्केट के अंदर, तो वहाँ से वो सब चीज़ें, कमर्शियल मैसेज, आपको कोई चीज़ आपने पहले ब्राउज़ की हो तो वहाँ से चीज़ें आपको
पॉपअप होके अलग अलग चीज़ें आती रहेंगी, कमर्शियल मैसेज आते रहेंगे। कोई साइट है उसके ऊपर बल्क के अंदर काफ़ी मैसेज उसके अंदर आते रहेंगे, कमर्शियल मैसेज, तो वो सब चीज़ें उनको बोलते हैं स्पैमिंग। ठीक है, जीमेल के अंदर भी आपको स्पैम का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट आता है फिशिंग। तो फिशिंग का मतलब होता है एक्वायरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो फिशिंग का मतलब होता है आपने अपनी आइडेंटिटी को छुपाना है, पर्सन को बेवकूफ़ बना के उससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर लेना है। जैसे अगर आप पिक्चर के अंदर देखोगे, ये हमारे पास पर्सन है पीछे, इसको आप हैकर मान सकते हो, या मतलब ये पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराना चाहता है। यहाँ पे ये बता रहा है पासवर्ड, यहाँ पे आप पासवर्ड अपना एंटर करोगे और आप सोचोगे, जैसे मान लो ये वेबसाइट है, आप अभी अमेजोन के ऊपर गए हुए हो, ठीक है, अमेजोन के ऊपर आप यहाँ पे अपने बैंक की डिटेल वगैरह, जो भी पासवर्ड डिटेल वगैरह यहाँ पे डालना चाहते हो, लेकिन किसी तरीके से जो हमारा हैकर है उसने आपके कंप्यूटर में या आपके फ़ोन के अंदर वायरस एंटर करवाया हुआ है, ठीक है, या उसने ट्रोजन एंटर करवाया हुआ है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल कर पा रहा है यहाँ पे एक फेक विंडो बना के, जिसके अंदर पासवर्ड मांग रहा है आपका। आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर करोगे, आप सोचोगे अमेजोन के ऊपर जा रहा है ये, लेकिन ये पासवर्ड और जो बैंक डिटेल हैं ये इस पर्सन के पास जा रही हैं। तो फिशिंग का मतलब होता है आपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पर्सन की एक्वायर करनी है, उसको बेवकूफ़ बना के। ठीक है, जैसे आप किसी पर्सन के पास फिजिकली जाओगे, उसका ट्रस्ट जीतोगे और उसके बाद उसको बेवकूफ़ बना दोगे, उसी तरीके से ऑनलाइन मीडियम के अंदर आप जब किसी का बेवकूफ़ बनाओगे, किसी को गलत चीज़ दिखा के, वो समझेगा कि वो अच्छी चीज़ के ऊपर है, वो सही वेबसाइट के ऊपर है, लेकिन वो कहीं और पे उसको आइकन बना के आप एंटर करवाओगे उसकी इन्फॉर्मेशन को, उसको बोलते हैं फिशिंग। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी का थेफ्ट करवाना। तो आइडेंटिटी का थेफ्ट करवाने का मतलब है आपने किसी की आइडेंटिटी को कंसील करना है, आपने चुरानी है उसकी आइडेंटिटी और उसको यूज़ करके कुछ कमिट करोगे। कोई छोटा मोटा क्राइम भी हो सकता है या कोई बड़े वाला क्राइम भी हो सकता है। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना, उसके आईपी एड्रेस को, अदर जो उसके बारे में थिंग्स होंगी, यूज़र नेम, आईडी, पासवर्ड, ईमेल वगैरह, वो सब चीज़ें यूज़ करके आपने कुछ भी कमिट करना है, कोई रॉन्ग डूइंग करनी है और नाम उसके अंदर उस पर्सन का आएगा जिसकी आईडी आपने चुराई हुई है। तो आधार से भी आइडेंटिटी थेफ्ट का काफ़ी बड़ा खतरा है। तो ये हमने टाइप देख लिए साइबर अटैक के। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं साइबर अटैक को रोकने के लिए। तो ये हमारे जर्नल चैलेंजेस हैं, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। आगे हम आएंगे तो इंडिया के ऊपर काफ़ी फोकस करेंगे, इंडिया से रिलेटेड चैलेंजेस वगैरह, अदर जो चैलेंजेस होते हैं, स्पेसिफिक चीज़ें, वो सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन अगर आप बात करोगे जर्नल, तो साइबर सिक्योरिटी क्यों मुश्किल है, किस तरीके से क्या क्या मुश्किलें आती हैं। एक तो एनोनिमस है, किसी पर्सन का पता लगाना, उसने अटैक कहाँ से किया हुआ है, कंट्री का पता लग जाता है, लेकिन कंट्री में कहाँ से किया हुआ है, अगर किसी स्टेट ने स्पॉन्सर किया हुआ है तो अगर आप पता भी लगा लोगे फिर भी वो उस पर्सन के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है, इसमें कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है, पर्सन जर्मनी से इंडिया के अंदर भी अटैक कर सकता है, ठीक है, वो रशिया से अटैक कर सकता है, वो नॉर्थ कोरिया से अटैक कर सकता है, तो कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है। अगर आपने किसी को मर्डर करना है तो आपको उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है, ठीक है, या आप अगर बॉम्बिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए भी आपको फिजिकली कुछ इम्प्लांट करना पड़ता है, लेकिन इसमें जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है, ठीक है। और इसमें एक कमज़ोर सा पर्सन भी काफ़ी पर्सन को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। लेस रिसोर्सेज और मैन पावर होते हैं स्टेट के पास में। अगर आप बात करोगे इंडिया के अंदर जितने जो मोबाइल के यूज़र हैं, इंटरनेट को यूज़ करने वाले हैं, उस रेशियो के अंदर बात करोगे जितनी मैन पावर प्रोटेक्शन के लिए, वो काफ़ी कम है। और इसकी अगर बात करोगे कंप्यूटर फ़ोन सबके पास है, वो वहाँ से अगर उसके अंदर एंटर हो जाता है कोई सॉफ्टवेयर, रैंसमवेयर, तो रैंसमवेयर फैलता है, फिर वो फैलेगा कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो कनेक्शन होते हैं, मतलब ओपन इकोसिस्टम होता है, ट्रांसमिशन काफ़ी ईजी होता है। जो इंटरनेट चला रहे हैं उनसे मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, आपके जीमेल के थ्रू वो चीज़ें फैलती जाएंगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैन पावर ऑलवेज कम ही रहेगा। हमें कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस और किसी तरीके से अपने सिस्टम को रोबस्ट बना के पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन होता रहता है। तो जो टेक्नोलॉजी जो हैकर वगैरह होते हैं जो वो 2000 के अंदर यूज़ कर रहे होने, ठीक है, जो 2000 में यूज़ कर रहे होने, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस 2-3 साल बाद उनके बारे में अच्छे से अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग करके उनके बारे में तैयार होगी। वो उसमें टेक्नोलॉजी थोड़ी और एडवांस हो जाती है। हमारे जो प्रोसेसर हैं वो काफ़ी फास्ट होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ रही है, बिटकॉइन आ रहे हैं। जो रैंसमवेयर के लिए फिरौती मांगी जाती है उनको कैश में ना मांग के बिटकॉइन के अंदर मांगा जा रहा है, जिनका पता लगाना ही नामुमकिन है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, तो जो क्राइम करना है वो काफ़ी ईजी होता जा रहा है। इस वजह से साइबर सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी हमारे चैलेंजेस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अभी एक और टॉपिक बच गया हमारा, इसके अंदर आया हमारा इंडिया और साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंडिया ने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। तो एक स्लाइड बच गई थी, इसको भी देख लेते हैं, फिर हम कल आएंगे आगे वाले टॉपिक के ऊपर। तो इंडिया साइबर सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए एक तो हमने लेजिस्लेशन बनाए हुए हैं, हमने लॉज बनाए हुए हैं।
नेक्स्ट हमने किया हुआ है इंस्टीट्यूशनल, हमारे पास फ्रेमवर्क हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा बॉडीज़ बनाई हुई हैं इसको टैकल करने के लिए। तो अगर बात करेंगे लॉज कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो आईटी एक्ट है हमारे पास, कल देखेंगे इसको आईटी एक्ट के अंदर क्या प्रावधान है। नेक्स्ट हमारे पास 2013 की नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है। नेक्स्ट हमारे पास कंपनी एक्ट है 2013 का, जिसके अंदर हमने कंपनीज़ को कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि वो उनको किस तरीके से, क्या उनके स्टैंडर्ड होने चाहिए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सब चीज़ें की हुई हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी हम आगे देखेंगे, और इसके अंदर इंस्टीट्यूशन के बारे में बाद में देखेंगे। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं सिर्फ आईटी एक्ट 2000 के बारे में, फिर हम देखेंगे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है मेंस के अंदर। फिर कंपनी एक्ट के बारे में देखेंगे, इसके अंदर कौन सा प्रोविज़न है हमारा जो कि साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास आईटी एक्ट 2000, ठीक है। तो एक आपको पता होना चाहिए, हमारे पास कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है साइबर सिक्योरिटी के लिए। डेडिकेटेड इन द सेंस कि मतलब साइबर सिक्योरिटी एक्ट 2018 इस टाइप से, मतलब कोई डेडिकेटेड जो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहा हो। हमारे पास आईटी एक्ट है जिसके अंदर हमने साइबर सिक्योरिटी की बात की हुई है, जो कि 2000 में बनाया गया था। उस टाइम आईटी रेवोल्यूशन अभी जो है बढ़ रहा था। आईटी के अंदर जो फील्ड के अंदर इन्वेंशन होती हैं, ई कॉमर्स अभी काफ़ी, मतलब उस ई कॉमर्स तो था ही नहीं, वो तो बाद में 2004-2005 के अंदर रिवोल्यूशन आता है, आईटी रिवोल्यूशन। उसके बाद जो बूम आती है, उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको 2000 के अंदर बनाया था। फिर जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बूम आती है, उसके बाद 2008 के अंदर इसको अमेंड किया जाता है, और 2009 के अंदर जो अमेंडेड हमारा एक्ट है वो फोर्स के अंदर आ जाता है। तो हम जो 2000 का एक्ट है और उसकी अमेंडमेंट को साथ में यहाँ पे कवर करेंगे। आईटी एक्ट, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो इसको क्यों लाया गया, किसी भी एक्ट को क्यों लेके आते हैं। अगर आप बात करोगे करेंसी की, तो जो आपके पास में नोट होते हैं, जब भी किसी सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हो जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ है, तो वहाँ पे सब कुछ लॉ के आधार के ऊपर होता है। आपकी करेंसी है क्योंकि इसके पीछे लॉ की बैकिंग है, इसमें रूल मेंशन्ड है, लॉ में बताया गया है कि ये करेंसी है, ये नोट वैलिड है। जब इसको इलीगल करार दे दिया जाता है, जैसे अभी रिसेंट के अंदर डिमोनेटाइजेशन की गई थी, तो उसका मतलब जो लॉ की बैकिंग है आपके पास में जो नोट है, नोट की तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, नोट का कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन उसको बैकिंग दी हुई है पीछे लॉ से। तो जो लॉ ने उसको पावर्स दी हुई हैं, उसकी वजह से नोट में वैल्यू है। जब लॉ को यहाँ से हटा दिया जाता है तो नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो अगर आपने कुछ भी नई चीज़ करनी है, कोई नई चीज़ें आपकी दृष्टिकोण में आती हैं, तो उनको आपने लीगलाइज करना है, उनको आपको बताना है, तो उसके लिए पीछे लॉ होना चाहिए उसमें। जैसे ये करेंसी है, अगर आपने पेटीएम से पेमेंट करनी है तो आपको क्या चाहिए, आपको पीछे बैकिंग में लॉ चाहिए जो कि लीगलाइज करता है पेटीएम से पेमेंट को। अगर लीगलाइज नहीं है तो इसके अंदर आपके साथ फ्रॉड होता है, अगर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती है, कुछ भी इसके अंदर बातें होती हैं, वो इलीगल है, ये काम करना ही इलीगल है। तो इसके अंदर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 बनाया गया। उसी तरीके से आईटी की फील्ड के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर हमारे पास जो 2000 के अंदर चीज़ें थी जिनको हमने लीगल करार देना था, नई नई चीज़ें आ रही थी, उन चीज़ों को लीगल करार देने के लिए 2000 का एक्ट बनाया गया। क्यों बनाया गया, लीगलाइज करना था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हैं हम, उन सबको लीगलाइज करना था। आप कोई चीज़ खरीदते हो, उस चीज़ को आप लीगलाइज करना है। आप कोई चीज़ ऑनलाइन दूसरे को मैसेज भेजते हो, कुछ भी भेजते हो, मतलब जो चीज़ें इंटरनेट के ऊपर हो रही हैं उनको लीगलाइज करना, कि ये भी एक मीडियम है ट्रांजैक्ट करने का, ये भी एक मीडियम है, उसको लीगलाइज करने के लिए एक्ट बनाने की आवश्यकता थी उस टाइम। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक आपने स्टोर करके रखना है। अगर आपने बेसिकली फाइल्स हैं जिनके अंदर आपका डाटा लिखा हुआ है, वो आपने चीज़ें स्टोर करके रखनी है, आपने लाइब्रेरी के अंदर बंडल लगा के रख दिए, तो वो तो फिजिकल कॉपी है, उसको लीगलाइज करने की क्या जरूरत है, उसके अंदर तो लिखा हुआ है, फिजिकल साइन वगैरह हुए हैं। लेकिन इसी को आपने ऑनलाइन स्टोर करना है, और ऑनलाइन से जब वही डाटा सेम फाइल ऑनलाइन से निकालोगे, तो अगर आपके पास में कोई लॉ नहीं है जिसके द्वारा इसको बैकिंग मिली हुई है कि जो डाटा को इलेक्ट्रॉनिक भी स्टोर करेंगे फिर भी वो लीगल है, उसके लिए लॉ की ज़रूरत होती है। जैसा हमने करेंसी का एग्जांपल देखा, उसी तरीके से कोई भी चीज़ आपने नई चीज़ लेके आनी है, उसको आपने लीगलाइज करना पड़ता है। उसी के लिए हमारे पास 2000 के अंदर एक्ट आया और 2008 के अंदर उसको जो है अमेंड किया गया। फिर आता है डिजिटल सिग्नेचर की बात। डिजिटल सिग्नेचर कौन सर्टिफाई करेगा, कौन उनको इश्यू करेगा और उनकी वैलिडिटी क्या होगी, उन चीज़ों को भी लीगलाइज करने के लिए हमारे पास आता है आईटी एक्ट 2000। तो डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर 2013 के अंदर मेंस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, तो दोबारा क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा इसके ऊपर। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, आप फिजिकल सिग्नेचर क्या होता है, मान लो ये दो पार्टीज़ हैं, इनको ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, बी कोई फाइल भेजता है यहाँ पे, ए उसके ऊपर साइन करता है, फिजिकल साइन करता है, यहाँ से पर्सन जाता है, वो इसको फाइल पकड़ाता है, वो साइन करता है और इसको लेके आता है
ठीक है। तो फिजिकल जो कॉपी है आप डायरेक्टली साइन करोगे, उसमें तो ऑथेंटिकेशन है कि जो साइन यहाँ पे करवाए गए हैं वो ए पर्सन के द्वारा ही करवाए गए हैं, ऐसा नहीं है किसी और ने फेक कॉपी करके बता दिए हुए इसको साइन, ठीक है। इसके अंदर सर्टिफिकेशन है। लेकिन जब बात चलेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जब युग आएगा जिसके अंदर ऑनलाइन ही आप सारे काम करने वाले हो, ठीक है, आपने ऑनलाइन कोई फाइल सर्टिफाई करनी है कि ये फाइल मेरे द्वारा ही भेजी गई है, या आपने किसी पर्टिकुलर डील के लिए साइन करना है, तो नॉर्मल जो हमारा साइन है वो तो आप कॉपी पेन के ऊपर कैसे करोगे, ऐसे आप साइन कर दोगे, ठीक है, वो चल पड़ेगा आपका। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर का मतलब, पहले तो ये समझ लेते हैं डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये नहीं कि आपने स्कैन किया इस कॉपी को या आपने ऑनलाइन साइन कर दिया, उसको बोलेंगे डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब एक सिग्नेचर है और उसके पीछे बैकिंग है एक कोड की, मतलब एक एनक्रिप्शन लगी हुई है उसके पीछे में, जो एनक्रिप्शन उसको लीगल करार दे रही है। अगर उस साइन को चेक किया जाएगा, ऑथेंटिकेट किया जाएगा, तो वो वैलिडेट होगा उस की से जो उस पर्सन के पास है। इसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, लेकिन आप ये समझो कि एक साइन होगा, उसके पीछे बैकिंग होगी, कोई पर्टिकुलर कोड वर्क कर रहा है, ठीक है, जो कि वैलिडेट करेगा कि उसी पर्सन का ही साइन है, ठीक है। अगर दो पार्टीज़ के ऊपर यहाँ से एक फाइल को यहाँ पे भेजा जाता है, तो इस पर्सन को डिजिटल सिग्नेचर को देख के ये चीज़ मान सकता है कि इसी पर्सन ने मुझे ये चीज़ भेजी हुई है, और बाद में ए पर्सन भी उससे मुकर नहीं सकता कि मैंने ये चीज़ उसको साइन करके नहीं भेजी थी, अगर उसी के डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसके लिए भी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कोई भी मतलब ऑनलाइन मुंह उठा के जाके सिग्नेचर कर देगा। उसके लिए भी आपको डिजिटल सिग्नेचर आपको लेने पड़ते हैं, टाइम फ्रेम होती है और पैसे देने पड़ते हैं थोड़े से। उसके बाद अपने लिए डिजिटल सिग्नेचर आप बनाओगे, उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन की कॉपी मिलती है एक, ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है। उसके अंदर मेंशन होती हैं डिफरेंट चीज़ें, कोड वगैरह मेंशन होते हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बारे में मेंशन होता है, वो सब चीज़ें मिलती हैं जिनके द्वारा आप डिजिटल सिग्नेचर खुद क्रिएट करते हो, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर डिजिटली चीज़ों को वेरीफाई करने के काम आता है, और इसको अथॉरिटी से लेना पड़ता है हमें, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी से, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर भी लीगल होगा, इस बात को सर्टिफाई करने के लिए आईटी एक्ट 2000 लेके आए हम। दूसरी बात, अगर डिस्प्यूट होता है इन चीज़ों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के अंदर, डिजिटल सिग्नेचर के अंदर, या हैकिंग होती है आपकी, ऑनलाइन कोई भी फ्रॉड होता है, तो डिस्प्यूट किस तरीके से, अगर उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है और वो पर्सन मना करता है या उसको चैलेंज करना चाहता है, किस तरीके से डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा, आईटी एक्ट के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट है पनिशमेंट क्या क्या मिलेगी। आप हैक करते हो, जो भी हमने चीज़ें देखी थी, आप किसी के कंप्यूटर के अंदर मालवेयर इंजेक्ट करते हो, रैंसमवेयर इंजेक्ट करते हो, उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी, वो सब चीज़ें मेंशन है आईटी एक्ट 2000 के अंदर। प्रोविज़न की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रोविज़न है, इसके अंदर डिफाइन किया गया है साइबर क्राइम को। तो इसके अंदर जो डिफरेंट साइबर क्राइम होते हैं, जैसे हमने कल साइबर क्राइम के बारे में देखा था, किस किस तरीके के क्राइम हो सकते हैं, उन क्राइम्स को डिस्क्राइब किया हुआ है कि हैकिंग एक क्राइम है। अब आपने कोई भी चीज़ को अगर क्राइम बताना है, तो एक सोसाइटी जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल होता है, वहाँ पे लॉ के थ्रू आपको सब कुछ बताना पड़ता है। तो इसके अंदर साइबर क्राइम को बताया गया है और उसकी क्या पेनल्टी होगी। अगर आप वो क्राइम करोगे, किसी का डाटा स्टोल करोगे, तो उसको कितनी पेनल्टी होगी, हैकिंग करोगे कितनी पेनल्टी होगी, किसी कंप्यूटर में मालवेयर इंजेक्ट करोगे कितनी पेनल्टी होगी, वो सब चीज़ें इसके अंदर मैंशन है। सेकेंड आता है कि ई कमर्स 2008 के अंदर, इसके अंदर ई कमर्स के लिए काफ़ी प्रोविज़न इंट्रोड्यूस करवाए गए। ई कमर्स की ट्रांजैक्शन कैसे होनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए जो प्रोविज़न थे, उसकी सिक्योरिटी के प्रोविज़न, वो सब इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिए गए। तो ई कमर्स के अंदर एग्जांपल लो तो आप समझ सकते हो, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो, ठीक है, वो सब चीज़ें आप ई कमर्स के अंदर मान सकते हो। और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा काम है जो ई कमर्स के थ्रू होते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हैं, वो सब कुछ आप ई कमर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसने लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम जो भी चीज़ें करेंगे उनको किस तरीके से गवर्न किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसे स्टोर करेंगे हम, जैसा हमने रिकॉर्ड का पीछे एग्जांपल देखा, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप कैसे स्टोर कर सकते हो, उनको लीगलाइज कैसे किया जाएगा, वो सब चीज़ें डिजिटल सिग्नेचर पर्सन के, उनको जो है इसी एक्ट के अंतर्गत इशू किया जाता है। और फिर अगर डिस्प्यूट आ जाता है, अगर मान लो किसी पर्सन ने लॉ ब्रेक किया और उसके खिलाफ कंप्लेंट आती है, तो एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है जो कि देखेगी कंप्लेंट के बारे में, फिर वो पेनल्टी लगाएगी उस पर्सन को। अगर उसको कंप्लेंट है तो वो जाएगा फिर साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल जो कि वर्क करेगा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के ऊपर। दो इसके प्रिंसिपल हैं। नेचुरल जस्टिस का मतलब जो भी कोई पर्टिकुलर कोर्ट होता है वो वर्क करता है किसी लॉ के अंदर, उसी लॉ के अंदर जो जो प्रोविज़न पहले से पार्लियामेंट ने तय करके रखे हुए हैं उन्हीं के अंतर्गत वो सजाएं देता है, ठीक है। उसके एक्स्ट्रा जाके अगर किसी को बोला हुआ है 2 साल की सज़ा, तो सिर्फ 2 साल की सज़ा ही मैक्सिमम वो दे सकता है, ठीक है, उससे कम वो दे सकता है लेकिन उतनी ही मैक्सिमम दी जा सकती है।
तो उन चीज़ों को मतलब जब रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो कोर्ट कोई भी होता है वो किसी लॉ के ऊपर वर्क करता है, लेकिन कुछ कोर्ट होते हैं हमारे जो कि नेचुरल जस्टिस के ऊपर वर्क करते हैं। तो उसका मतलब होता है नेचुरल जस्टिस का मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिना किसी लॉ के डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वो नेचुरल तौर के ऊपर जो उसको सही लगेगा गलत लगेगा उस हिसाब से वो डिसीजन दे सकता है। इसका एक और एग्जाम्पल है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो वो भी हमारा नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। वो नेचुरली जिस तरीके से एक पर्सन को बिना किसी लॉ की पीछे से बताया हुआ है कि आपको कितनी सज़ा देनी है, वो अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सजाएं दे सकता है, वैसे ही ये भी काम कर सकता है। और अगर साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर भी आपकी बात पूरी नहीं होती तो फिर आप हाई कोर्ट के अंदर चले जाओगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके अंतर्गत बोला गया 2000 एक्ट के अंदर कि आप साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी बनाओ, जो कि आगे आपको गाइडलाइंस देंगी क्या करना चाहिए आपको। अब ये कमेटी बनाई गई, उसके बाद इस कमेटी ने गाइडलाइंस दी। इसने बोला कि एक फॉर्म करो अथॉरिटी, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या आपके लिए काम करेगी? ये करेगी नोडल एजेंसी बनेगी, ग्रांट करेगी डिजिटल सिग्नेचर किसी पर्सन को। इनकी कुछ फीस होगी, अलग अलग तरीके की होती है, टाइमलाइन के हिसाब से होती है, कितने टाइम के लिए आपने लेना है डिजिटल सिग्नेचर, 5000, 6000, 25000, उस हिसाब से इनकी फीस होती है। और ये आपको इशू करेंगे डिजिटल सिग्नेचर, आप उसी का यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कोई भी यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो हमने देखा डिजिटल सिग्नेचर इसके अंतर्गत इशू किए जाते हैं, और बॉडी भी एक बनाएगी इसी के अंडर, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो प्रीलिम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसके हर एक प्रोविजन से एक प्रीलिम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, या आपको मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। उसमें पूछ सकते हैं साइबर सिक्योरिटी से इंडिया के अंदर कौन कौन से लॉ हैं और उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, जिनकी वजह से हमें लग रहा है कि हमारे पास एक डेडिकेटेड लॉ होना चाहिए या एक नेशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी से। अगर साइबर वॉरफेयर होता है, कोई कंट्री हमारे ऊपर साइबर वॉरफेयर करती है, तो हम उसे किस तरीके से टैकल करेंगे, उस तरीके की हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है 6 हमारे पास, पर्सन ऑफ अदर नेशनैलिटी कैन आल्सो बी इंडिक्टेड अंडर द लॉ इफ क्राइम इन्वॉल्व द कंप्यूटर और नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है सिर्फ लॉ हमारे ऊपर इंडियन नेशनल के ऊपर ही अप्लाई होगा। अगर क्राइम इन्वॉल्व करता है कंप्यूटर और नेटवर्क जो कि इंडिया के अंदर लोकेट किए गए हैं, तो फॉरेन नेशनल हैं जो कि बाहर भी हैं इंडिया के, उनके ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। तो ये हमारा काम फैक्ट आ सकता है काम प्रीलिम के अंदर। नेक्स्ट इसको 2008 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, और 2008 के अंदर थोड़ा हमारा ई कॉमर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, और नए नए इसके अंदर वर्ड्स ऐड किए गए जो कि उस टाइम जैसे वीडियो वोयरिज्म, साइबर टेररिज्म क्या होता है, ई कॉमर्स के अंदर फ्रॉड क्या होता है, डाटा लीकेज का क्या मतलब होता है, ऐसी ऐसी टर्म्स को एंटर करवा के उसको और रोबस्ट बनाया गया 2008 के अंदर, और इसको होल इंडिया के अंदर अप्लाई किया गया। और ये बेस था इसका, हमने जो मेन इसका क्रक्स था, प्रीमाइस था, जो इसका प्रियम्बल था, वो हमने लिया था यूएन मॉडल लॉ ऑन ई कॉमर्स जो कि 1996 के अंदर बनाया गया था, वहाँ से हमने इसको उठाया हुआ था। और इसके अंदर हमने जो कॉर्पोरेट बॉडी होती हैं जो कि सेंसिटिव पर्सनल डाटा लेती हैं यूज़र का, उनके ऊपर भी लाइबिलिटी लगाई थी कि अगर आपसे चोरी होता है, आपसे मिस हैंडलिंग होती है, तो आपके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है आईटी एक्ट के अंतर्गत। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो कि हमने आईटी एक्ट के देख लिए। अब बेसिक सी बात, सबसे बेसिक बात आएगी, आपने 2000 के अंदर एक्ट बनाया जो कि सदियों पुराना है, फिर उसके बाद 2008 में अमेंड किया। लेकिन बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी, आप हर साल टेक्नोलॉजी नई नई चेंज होती रहती है, साइबर क्राइम हर तरीके से इवॉल्व होता रहता है। लेकिन अगर आपका लॉ आउटडेटेड है, आप किस तरीके से टैकल करोगे नए नए जो क्राइम आने वाले हैं, तो उसी कंटेक्स्ट के अंदर कुछ शॉर्टकमिंग भी हैं लॉ की, जिसके अंतर्गत आपको मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है, तो आप लिख सकते हो। सबसे पहले इसके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ ऑफेंस है वो बेलेबल है, मतलब आपको बेल मिल जाएगी, ज़्यादा उसके अंदर कोई हार्ड नहीं रखे गए हैं। 2008 का जो एक्ट था उसके अंदर थोड़ा डायल्यूशन कर दी गई थी जो सजाएं मिलती थी। तो इसके अंदर सुजेशन अगर आपने लिख लिया तो काफ़ी जो मतलब इसके जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑफेंस है उनको नॉन बेलेबल बना दिया जाए, क्योंकि साइबर क्राइम काफ़ी मतलब टेक्निकल सा एरिया है, और इसके अंदर जो क्राइम होता है इसका एक्सटेंट काफ़ी बड़ा हो सकता है। कंप्यूटर एक ओपन सिस्टम है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फैल के ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इनको हल्के में लेके इनको बेलेबल ऑफेंस बनाना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर साइबर वॉर के बारे में मेंशन नहीं है, मतलब कंट्री अगर आपके ऊपर अटैक कर देगी तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है उनको अटैक करने की, क्या आप उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दोगे या आप उनको वार्निंग दोगे या किस तरीके से आप उनसे डील करोगे, वो चीज़ें इसके अंदर मेंशन नहीं है। नेक्स्ट आता है स्पैमिंग को इलीगल करार नहीं दिया गया है। स्पैमिंग के बारे में हमने कल देखा था। स्पैमिंग मतलब हमें अनवांटेड सा बल्क के अंदर कमर्शियल मैसेज कि आप ये खरीद लो वो खरीद लो बार बार अलग अलग सोर्सेज से चिपका रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्पैमिंग। तो स्पैमिंग को इलीगल नहीं करार दिया गया है। फिशिंग जो हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर, उसको भी इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया है एज अ क्राइम। और डाटा प्राइवेसी के बारे में ये साइलेंट है, और इंडिविजुअल का जो डाटा होता है उसके बारे में साइलेंट है, उनके बारे में ज़्यादा इसने डिटेल नहीं दी हुई है।
और इसके लिए डाटा के लिए हमारे पास BN श्री कृष्णा पैनल का ड्राफ्ट हमारे पास आ चुका है, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन IT एक्ट की अगर शॉर्ट कमिंग की बात करेंगे तो डाटा प्राइवेसी के ऊपर साइलेंट है। और इंडिविजुअल की क्या प्राइवेसी होगी, जो डाटा इंडिविजुअल शेयर करता है फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, अदर जो हमारे मीडियम है वहाँ पे उसका मिसयूज़ किया जाता है, तो उसकी क्या पोजीशन रहेगी, इंडिविजुअल की प्राइवेसी क्या है, उसके डाटा का कितना यूज़ किया जा सकता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा मेंशन नहीं है। तो ये हमारे